हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का लेसन नंबर 1 दैट इज कॉल्ड एज पावर शेयरिंग। यहां पर आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर का आपको एक छोटा सा स्टोरी सुना देता हूं, फिर उसके बाद इस चैप्टर को पूरे डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात यह आती है कि पावर शेयरिंग मतलब होता है कि पावर को शेयर करना। अब आप पावर को शेयर कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मतलब होता है इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि हमारे पास में लॉ बनाने वाली बॉडी है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी है। फिर एक जुडिशरी होता है जो जजमेंट देता है किसी भी पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पावर को शेयर करते हैं बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, है ना। इसके अलावा हम लोग कम्युनिटीज के बीच में भी पावर को शेयर करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पावर शेयर करते हैं। इस तरीके से इन सभी चीजों को हम समझने वाले हैं दोस्तों। और ये चीज हम समझेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडीज के माध्यम से, जिसका रियल लाइफ कनेक्शन है। और ये हम दो कंट्रीज से समझेंगे जिसका नाम है बेल्जियम और श्रीलंका, है ना। तो हम देखेंगे कि बेल्जियम में कैसे पावर शेयरिंग के माध्यम से पीस एंड हार्मोनी आता है, वहीं श्रीलंका में उन लोग पावर शेयरिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से श्रीलंका में दोस्तों सिविल वॉर हो जाता है। इसके बाद हम लास्ट में समझेंगे कि दो जो रीजंस हैं पावर शेयरिंग के बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है प्रूडेंशियल और मोरल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो हम समझने वाले हैं। और लास्ट में हम देखेंगे टाइप्स या फिर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें हम लोग काफी सारे टाइप के पावर शेयरिंग को हम लोग समझने वाले हैं। और जो लास्ट पार्ट होगा उसमें दोस्तों हम लोग समझेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस और जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं उन सभी को समझने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए दोस्तों, इसका पहला पार्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में, है ना, जो भी चीजें यहाँ पर हम समझने वाले हैं आपको विजिबल होता जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई पावर शेयरिंग होता क्या है ना। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया कि पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि हम पावर को शेयर कर रहे हैं बहुत सारे ऑर्गन्स के बीच में, बहुत सारे गवर्नमेंट्स के बीच में, बहुत सारे कम्युनिटीज के बीच में, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, है ना। तो इसी को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो लास्ट क्लास में हमने समझा था ये वाला बात कि डेमोक्रेसी जो होता है ना, वो बिना पावर शेयरिंग का पॉसिबल है ही नहीं। यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर्स डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। यहां पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि एक गवर्नमेंट के पास सभी अधिकार नहीं हो सकता डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, है ना। जैसे हम चाइना में देखते हैं, वहां पर का एक पॉलिटिकल पार्टी, एक गवर्नमेंट पूरे अधिकार रखता है। गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन्स को बिल्कुल भी कोई राइट्स नहीं देता। तो ऐसे हम सिस्टम को, चाइना के सिस्टम को हम डेमोक्रेटिक सिस्टम कह ही नहीं सकते, है ना। तो पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। यहां पर आप देखेंगे, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा था, एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन अ डेमोक्रेसी। तो जैसे मैं आपको बता रहा था ना स्टार्टिंग में कि हम डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर को शेयर करते हैं। जैसे कि जो लॉ बनाने वाली बॉडी है ना, उसको हम कहते हैं लेजिस्लेचर। उसको इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी है, उसको हम कहते हैं दोस्तों एग्जीक्यूटिव। और अगर मान लीजिए कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और उस पर हमें अगर जजमेंट देना है तो उसके लिए हम जाते हैं जुडिशरी के पास में। तो इस तरीके से हमने पावर को एक इंस्टीट्यूशन को ना देकर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को शेयर किया है। इसके बारे में हम और भी बहुत अच्छे से समझेंगे दोस्तों आने वाले टॉपिक में, जब हम लोग टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग समझेंगे, है ना। यहां पर देखिए एक छोटी सी गुड़िया है, यहां पर आप देख सकते हैं, वो एक क्वेश्चन कर रही है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन ये है, यहां पर आप इनके बोर्ड में भी देख सकते हैं, शेयरिंग पावर इज इक्वल टू डिवाइडिंग पावर। क्या लिखा है इन्होंने? शेयरिंग पावर इज इक्वल टू डिवाइडिंग पावर, है ना। तो यहां पर इनका क्वेश्चन है, आई हैव अ सिंपल इक्वेशन इन माइंड। अब इनका क्वेश्चन ये है, शेयरिंग पावर इज इक्वल टू डिवाइडिंग पावर इज इक्वल टू वीकनिंग दी कंट्री। वाई डू वी स्टार्ट, यहां पर देखिएगा, वाई डू वी स्टार्ट बाई टॉकिंग ऑफ दिस। तो हम ऐसा सिस्टम क्यों अपनाएं जहां पर हम अपने देश को ही कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि हम पावर को शेयर कर रहे हैं। पावर को शेयर कर रहे हैं मतलब सभी का पावर कम हो गया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों।
अगर पावर किसी एक पर्सन के पास में रहेगा तो वो एक पर्सन ही सिर्फ स्ट्रांग रहेगा, बाकी लोग कमजोर हो जाएंगे। और अगर वो एक स्ट्रांग पर्सन बाकियों का एक्सप्लॉइटेशन करे तो बाकी लोग रिटर्न में कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, है ना। तो इसीलिए अगर आपको पूरे देश को मजबूत बनाना है तो पूरे देश में रहने वाले लोगों को मजबूत बनाना पड़ेगा, और उसके लिए पावर को शेयर करना बहुत ही जरूरी है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्यों जरूरी है हमारे देश में पावर को शेयर करना। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जब हम पावर को शेयर करते हैं तो जो आसपास के जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमारे जो डिफरेंसेस होते हैं वो भी कम होते हैं। और चूंकि हमारे डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे तो ऑटोमेटिकली हम एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से रह पाएंगे, और हमारे बीच का जो एक सोशल डिफरेंसेस होता है, एक जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो खत्म हो जाएगा, सोशल हार्मोनी और ब्रदरहुड प्रिवेल करेगा दोस्तों। तो इसलिए भी पावर शेयरिंग अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इस बच्ची का जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये दोस्तों बेल्जियम का मैप है। किसका मैप है? ये बेल्जियम का मैप है। बेल्जियम, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे आगे जाके। और दूसरा देश है दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है श्रीलंका, है ना। तो श्रीलंका के बारे में भी बहुत अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम दी बेल्जियम। अब यहाँ पर बेल्जियम का आपको मैप दिखाई दे रहा है। बेल्जियम जैसे आप यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये यूरोप में यहाँ पर आप देखेंगे यूरोप में एक छोटा सा देश है ये वाला, है ना। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? बेल्जियम। ये यूरोप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम। और यहाँ पर देखिए इसको हाईलाइट करके बताया गया है ना। ये बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 पार्ट 2, और ये यहाँ का कैपिटल है जिसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा बहुत अच्छे से। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, यहाँ पर बुक में बताया गया है कि जो हमारा हरियाणा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हरियाणा जो हमारे भारत का एक स्टेट है वो बेल्जियम से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि बेल्जियम जो है वो काफी छोटा देश है इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेल्जियम का एरिया और हरियाणा का एरिया मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हरियाणा बेल्जियम से काफी बड़ा है, एज वेल एज बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है ना वो भी लगभग 1 करोड़ के आसपास है, जबकि हरियाणा का पॉपुलेशन 2 करोड़ से भी ज्यादा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, है ना। बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है वो कितना है? 1 करोड़ के आसपास है दोस्तों, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये रहा बेल्जियम का जो कैपिटल है, ब्रसेल्स, है ना। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम? ब्रसेल्स। और ये ब्रसेल्स काफी इंपॉर्टेंट है, बेल्जियम काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये छोटा सा देश है लेकिन फिर भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यूरोपियन यूनियन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो सभी यूरोपियन कंट्रीज को मिलाकर बना है। पहले उसमें 28 देश हुआ करते थे, लेकिन अभी वहां पर 27 कंट्रीज है। ये देख सकते हैं आप यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन का दोस्तों ये फ्लैग है। ओके, तो अभी 27 देश हैं, क्योंकि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का पहले हिस्सा हुआ करता था, अब वो वहां से हट चुका है। तो इन 27 जो कंट्रीज का कॉम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं दोस्तों यूरोपियन यूनियन। यहां पर आप देख सकते हैं, है ना। और एक चीज यहां पर मैं और आपको बताना चाहूंगा कि इस यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है ना, वो इस ब्रसेल्स में है, जो कि बेल्जियम का कैपिटल है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं इतने इंपॉर्टेंट ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है दोस्तों? ब्रसेल्स में है ना। तो ये भी आप बहुत अच्छे से समझेंगे। और एक चीज और है, ये हमारे चैनल का दोस्तों पुराना नाम जो था वो एनिमेटो स्टडी था, अब हमने उसको चेंज करके प्रवीण एकेडमी सोशल साइंस एंड एनटीएससी रखा है। तो उसका भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। ये देखिएगा आप, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट जो कि बेल्जियम में है। देखिए काफी शानदार बना हुआ है ना। और यूरोपियन यूनियन हालांकि छोटे छोटे देशों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो भी देश उसमें मेंबर हैं वो काफी पावरफुल हैं, काफी पैसे वाले देश हैं दोस्तों। सभी यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सभी यूरोपियन यूनियन के हिस्से हैं। और आप सब जानते हैं ये सभी देश काफी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, है ना। तो यूरोपियन यूनियन इज अ वेरी पावरफुल यूनियन, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेल्जियम में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। क्या है दोस्तों? नेक्स्ट, इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो सबसे पहले मैं आपको इस इथनिक कंपोजिशन का मतलब समझाता हूं कि इथनिक कंपोजिशन होता क्या है। 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इथनिक का मतलब यहां पर अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर इज कॉल्ड एज
इथनिक। ओके, व्हाट इज रिटन हियर? इथनिक मतलब क्या होता है? अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर इज कॉल्ड एज इथनिक। अब जैसे मान लेते हैं हमारे देश में कई सारे ग्रुप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जैसे अब हम बात करें यहाँ पर कि हिंदी बोलने वाले लोग, तमिल बोलने वाले लोग, तेलुगु बोलने वाले लोग, है ना। तो ऐसे कई सारे पर्टिकुलर लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो इन्हीं ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इथनिक। क्या कहते हैं इनको? इथनिक। और जब इन सभी ग्रुप को हम मिला देंगे, मतलब हिंदी बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, जब इन सभी ग्रुप्स को हम मिला देंगे तब इनको कहा जाता है इथनिक कंपोजिशन। ओके, सो आई होप आपको इथनिक कंपोजिशन का मतलब समझ में आया होगा। इथनिक मतलब एक ग्रुप दैट इज बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर एंड और स्पेसिफिक लैंग्वेज। एंड जब हम इन सभी ग्रुप्स को मिला देते हैं तब बनता है हमारा इथनिक कंपोजिशन। ओके, तो चलिए दोस्तों, एथनिक कंपोजिशन जो बेल्जियम का है वो हम समझते हैं बहुत अच्छे से, है ना। यहां पर आगे क्या लिखा हुआ है? पीपल बिलोंगिंग टू द सेम इथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और द कल्चर और बोथ। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी, है ना। तो देखिए दोस्तों, इथनिक मतलब यहां पर जो है अगर कोई ग्रुप इथनिक एक पर्टिकुलर ग्रुप से आ रहा है तो वो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर माइंडसेट से आता है, कि उनकी सोच होती है, कि उनकी यूनिटी होती है। अब ये जरूरी नहीं कि वो एक ही देश को बिलोंग करे। जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामिक वर्ल्ड, है ना। तो इस्लामिक एक जो रिलीजन है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान से आता हो, वो सऊदी अरेबिया से भी आ सकता है, वो ईरान से भी आ सकता है ना। तो इस तरीके से दिस आर नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर नेशन, है ना। वो आउट ऑफ नेशन भी जा सकता है, इथनिसिटी, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर देश तक ही स्टिक रहते हैं और हम लोग यहाँ पर किसकी बात करेंगे? बेल्जियम की बात करेंगे दोस्तों। ओके, तो आप जानते हैं बेल्जियम जो है, जैसे मैंने आपको पहले ही भी बताया था, बेल्जियम यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक ऊपर वाले पार्ट को हम कह रहे हैं यहाँ पर पार्ट 1, है ना। ये है इसका दूसरा हिस्सा और ये है दोस्तों इसका कैपिटल। ओके, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं चीजों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको मैं और थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर लिख दिया हूं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हमने कहा है फ्लेमिश रीजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाले को हम क्या कह रहे हैं? फ्लेमिश रीजन। नीचे वाले को हम कहते हैं, ये जो है नीचे वाला हिस्सा, इसको हम बोलेंगे साउथ वाले हिस्से को वेलोनिया, है ना। ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? फ्लेमिश। और नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? वेलोनिया। और जो इसका ये सेंटर में जो दिख रहा है ये दोस्तों इसका कैपिटल है। क्या है फ्रेंड्स? ये इसका कैपिटल, जिसको हम कहते हैं ब्रसेल्स। क्या कहते हैं इसको? ब्रसेल्स, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। टोटल बेसिकली 3 हिस्से हैं। ऊपर वाला हमारा फ्लेमिश, नीचे वाला हमारा वेलोनिया और बीच वाला जो ये आपको छोटा सा दिख रहा है ये है दोस्तों यहाँ का कैपिटल। ओके, आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां से अब ये जो एक छोटा सा और हिस्सा दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, है ना, कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हो कि जो ये फ्लेमिश रीजन है, यहां पर आप जो देखेंगे फ्लेमिश रीजन, यहां पर बेसिकली डच लोग रहते हैं जो डच भाषा में बात करते हैं। जैसे हमारे देश में भी तमिल, तेलुगु, मलयालम, बहुत सारे भाषाओं में बात किया जाता है, वैसे ही जो बेल्जियम है वहां पर भी बेसिकली लोग 2-3 भाषाओं में बात करते हैं। तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्लेमिश रीजन में डच भाषा में बात करने वाले लोग, क्योंकि पूरे देश में इनकी पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा है, दैट इज 59%, है ना। तो जो बेल्जियम में मेजोरिटी कम्युनिटी कौन होगा? ये 59% बोलने वाले डच कम्युनिटीज, है ना। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा ये वेलोनिया रीजन। तो वेलोनिया रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच भाषा में बात करने वाले लोग रहते हैं, जिनका टोटल परसेंटेज पॉपुलेशन में कितना है? 40%, है ना। सो 59% वी आर हैविंग डच कम्युनिटीज दैट आर लिविंग इन दिस फ्लेमिश रीजन। ये वाले रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में। और जो इसके नीचे वेलोनिया रीजन आता है उसमें 40% कौन रहते हैं? फ्रेंच भाषा में बात करने वाले। तो 40 प्लस 59 तो कितना हो गया? 99%। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 1%? सो द रिमेनिंग 1% यहां पर आप देख सकते हैं जो मैं बात कर रहा था, है ना। डच में कितने लोग रहते हैं? 59%। ये डच वाला एरिया जो है जिसको हम लोग फ्लेमिश बोलते हैं, इसमें 59% लोग रह रहे हैं। फ्रेंच वाला एरिया जिसको हम वेलोनिया बोलते हैं, ओके, वहां पर कितने लोग रह रहे हैं? 40% लोग रह रहे हैं। तो 59 प्लस 40 कितना हो गया? 99% हो गया। बट व्हाट अबाउट दिस रिमेनिंग 1%? सो दिस रिमेनिंग 1% लिव्स इन दिस
एरिया, है ना, तो ये इनको कहा जाता है दोस्तों जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटीज। क्या कहा जाता है इनको? जर्मन स्पीकिंग, है ना। तो यहां पर कौन रहते हैं? जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटीज रहते हैं, जिनका परसेंटेज कितना है? 1%, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे 59 हो गया यहां पर, 40 हो गया यहां पर, और 1% यहां पर। तो 59 + 40 = 99 + 1 100%, है ना। आई होप द पिक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहां पर आप देखेंगे तो ये तो हो गया पूरे देश का कंपोजिशन, है ना। अब यहां पर थोड़ा सा कैपिटल का कंपोजिशन अलग है। कैपिटल में पिक्चर बिल्कुल उल्टा है दोस्तों, अपोजिट है। कैपिटल में अगर आप देखेंगे पूरे देश में कौन मेजोरिटी में है? पूरे देश में डच लोग मेजोरिटी में है 59% के साथ में। लेकिन जो कैपिटल है वहां पर चीजें बिल्कुल उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। यहां पर आप देखिए फ्रेंच जो है वो मेजोरिटी में आ जा रहे हैं। इनका जो परसेंटेज है दोस्तों फ्रेंच का वो है 80%। कितना है? 80% फ्रेंच का पॉपुलेशन है कहां पर? कैपिटल में दोस्तों, है ना। और डच का जो परसेंटेज है वो है मात्र 20%। ओके, सो फ्रेंच आर हैविंग 20% whereas डच आर हैविंग जस्ट फ्रेंच आर हैविंग 80%, सॉरी, है ना। और डच का पॉपुलेशन कितना है? मात्र 20%। तो इस तरीके से कैपिटल में फ्रेंच लोगों का कंप्लीट मेजोरिटी है ना। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरे देश में डच लोगों का मेजोरिटी है, लेकिन जो वहां के कैपिटल है ब्राजील, वहां पर फ्रेंच लोगों का मेजोरिटी है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको याद रखना है, आगे काफी इंपॉर्टेंट काम आएगा। जो मैं आपको बता रहा था वो यहां पर मैंने लिख भी दिया है। कैपिटल में 80% फ्रेंच है और 20% डच लोग हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं यहां पर प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा यहां पर मैं आपको प्रॉब्लम बताना चाहूंगा कि अभी तक तो मैंने जो बेल्जियम का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताया, कहां पर लोकेटेड है, कितना पॉपुलेशन है ना, ये सभी चीजें मैंने अभी तक आपको बताया है। दूसरा जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो ये है कि यहां का प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम मैं बताने से पहले एक यहां पर और आपको बता देना चाहता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों यहां पर ना बेल्जियम में 4 इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, है ना। 4 इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर लिखना सही रहेगा। 4 इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, मैं उसको यहां पर हाईलाइट कर देता हूं दोस्तों। ओके, तो ये आप देखिएगा यहां जो है ना ऊपर में आता है नीदरलैंड। कौन सा देश आता है दोस्तों? नीदरलैंड। ओके, यस, नीदरलैंड इज ऑन द टॉप। यहां पर आप देखेंगे इस वाले इलाके में आएगा आपका फ्रेंच। कौन आएगा? फ्रांस, है ना। नीदरलैंड और फ्रांस। इधर इस वाले एरिया में आएगा जर्मनी। कौन सा एरिया आएगा? जर्मनी। और इधर जो आता है वो आएगा दोस्तों लग्जमबर्ग। कौन आएगा? लग्जमबर्ग। ओके, तो इस तरीके से इसके 4 नेबरिंग कंट्रीज हैं। ऑन टॉप वी हैव नीदरलैंड, on this south west we have France, in the south area we have Luxembourg, and in the east area we have Germans। तो चूंकि जर्मन्स इस एरिया में आ रहे हैं, इसीलिए यहां से जो लोग हैं 1% वो है जर्मन कम्युनिटी के। यहां मैंने बताया था ना 1% कौन है? जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी। तो ये जर्मनी से ही माइग्रेट करके आ जाते हैं। नीदरलैंड में यहां पर आप देखेंगे बेसिकली जो है वो डच लोग रहते हैं, है ना, नीदरलैंड में। ओके, तो यहीं से ये डच लोग जो है ये नॉर्थ हिस्से में आ जाते हैं। फ्रांस यहां पर है चूंकि, तो फ्रांस से ही फ्रेंच लोग इस वाले इलाके में चले जाते हैं। और लग्जमबर्ग तो काफी छोटा सा देश है, तो उनका उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहा है। और एक मैं और आपको बताना चाहूंगा हिस्ट्री से। पहले दोस्तों ये जो पूरा बेल्जियम था वो फ्रांस का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में ये डिवाइड होके एक अलग देश बन गया। जैसे पहले बांग्लादेश हमारे देश में आता था ना, फिर एक अलग कंट्री बन गया, उसी तरीके से ये भी है। तो आई होप डच लोग नॉर्थ में ही क्यों रहते हैं, फ्रेंच लोग साउथ में ही क्यों रहते हैं, जर्मन लोग यहीं पर क्यों रहते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसका आंसर है क्योंकि इनके नेबरिंग कंट्रीज से लोग यहां पर बेसिकली माइग्रेट करके बस गए हैं, है ना। यस, तो यहां तक चीजें समझ में आ चुकी है बहुत अच्छे से। अब आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। आगे मैं आपको बता रहा था कि इतना सभी चीजें तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया यहां पर का, लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम इस केस स्टडी को समझना चाह रहे हैं, क्या यहां का मेन प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम यह है दोस्तों, पूरे देश की अगर हम बात करें तो डच लोग जो है वो मेजोरिटी में है। कौन है? डच लोग मेजोरिटी में है। लेकिन दोस्तों यहाँ के जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो काफी गरीब है, बल्कि जबकि जो फ्रेंच कम्युनिटी है वो काफी अमीर है, काफी रईस है ना। तो यही प्रॉब्लम था यहाँ का कि जो डच लोगों के पास में मेजोरिटी थी लेकिन फिर भी वो गरीब थे, और फ्रेंच लोग
माइनॉरिटी में थे फिर भी ये काफी अमीर थे। तो एक होता है ना सेंस ऑफ एक डिस्कम्फर्ट कि भाई हमारा संख्या ज्यादा है तो हम भी ज्यादा पैसा हमारे पास में होना चाहिए, लेकिन वैसा फ्रांस में नहीं था। इसलिए जो डच कम्युनिटीज था, ये जो डच कम्युनिटीज था ये काफी यहाँ पर जो है वो बोलना चाहिए कि अनहैप्पी था, काफी उदास था, उनमें सेटिस्फैक्शन नहीं था दोस्तों, है ना। तो इस वजह से दोनों कम्युनिटीज के बीच में, जो फ्रेंच और डच कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है काफी ज्यादा, जो कि 1950 वाले डेकेड से स्टार्ट होकर 1960s तक पूरा चलता है ना। और काफी ज्यादा बात बढ़ने से पहले ही ये लोग समझ जाते हैं कि आपस में लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है ना। तो इस वजह से इन्होंने आपस में हाथ मिलाया और इन्होंने ये डिसाइड किया कि लड़ाई झगड़े करने की बजाय हमको आपस में बैठकर बातचीत करके समाधान करना चाहिए। और इन्होंने वैसा ही किया। इन्होंने लगभग 23 इयर्स तक लगातार कम्युनिकेशन और डिस्कशन करते रहे, फ्रॉम 1970 टू 1993 यहां पर आप देख सकते हैं। और ये सभी डिस्कशन करने के बाद में इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 चेंजेस किए, 4 अमेंडमेंट्स किए, है ना। हाउ मेनी अमेंडमेंट्स दे हैव डन? 4 अमेंडमेंट्स दे हैव डन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। 4 अमेंडमेंट करते हैं और इन चारों अमेंडमेंट्स को हम देखेंगे वन बाय वन। ये है दोस्तों पहला अमेंडमेंट, ये है दूसरा और ये है तीसरा अमेंडमेंट, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से यहां पर समझने वाले हैं। ओके, तो पहला यहां पर आप देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। जैसे कि हमारे देश में होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होता है, फिर लोकल गवर्नमेंट होता है, वैसे ही फ्रांस में भी था। तो फ्रांस में क्या था, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट था, फिर स्टेट गवर्नमेंट था, फिर कैपिटल गवर्नमेंट था, फिर एक और स्पेशल गवर्नमेंट आएगा जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कैपिटल गवर्नमेंट। तो कैपिटल गवर्नमेंट में यह प्रोविजन किया गया था कि जो फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं उनकी संख्या क्या होगी दोस्तों, इक्वल होगी। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की संख्या इक्वल होगी, बराबर होगी, है ना। उसके बाद में कैपिटल गवर्नमेंट, जो ब्राजील्स का गवर्नमेंट है, वहां भी फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटीज की जो संख्या है, जो नंबर है, वो भी क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। यहां पर आप देख सकते हैं, है ना। जो ये वाला पॉइंट है, दैट इज एसजी स्टैंड्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट, है ना। स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सब ऑर्डिनेट ऑफ सीजी। सीजी मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। तो सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है पपेट। क्या होता है, पपेट। इसका मतलब ये है कि जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया, अगर आप हमेशा उनके कहे अकॉर्डिंग करते रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, तो स्टेट गवर्नमेंट अपना खुद चॉइस नहीं ले पा रहा है, अपना खुद डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो उस केस में हम कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट पपेट गवर्नमेंट है, ओके। लेकिन यहां पर बेल्जियम के केस में ऐसा नहीं था दोस्तों। बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर दिया गया था, स्टेट गवर्नमेंट को अलग फंक्शनैलिटी थी, तो वो सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पपेट गवर्नमेंट नहीं था। वो अपना खुद का इंडिपेंडेंट चॉइस ले सकता था, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता था दोस्तों। इसीलिए यहां पर हमने लिखा है स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सब ऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट बेल्जियम में पपेट नहीं है, वो अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छे से यहां पर एक्सप्लेन किया गया है, थोड़ा सा और मैं यहां पर आपको बता देता हूं। जो पहला यहां पर है, यहां पर आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पर जो मैंने आपको पहले बताया था वहीं यहां पर लिखा हुआ है, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली। मतलब एक कम्युनिटी अकेले डिसीजन यहां पर नहीं ले सकती, दोनों ही कम्युनिटीज को मिलकर डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी डिसीजन हो पाएगा। सेकेंड भी यहां पर देख सकते हैं, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। देखिए बहुत सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को। इसीलिए अब स्टेट गवर्नमेंट अपना खुद का इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है और वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का पपेट नहीं है। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सब ऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मैं आपको अभी तक यहां पर समझा रहा था। क्यों नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना अब खुद का पावर है और वो अपना चॉइस और डिसीजन ले सकते हैं। तीसरा यहां पर देखेंगे, ब्राजील हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पर चूंकि मैंने कैपिटल की भी बात आपको बताई थी, तो दोनों ही कम्युनिटीज का वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। बोथ कम्युनिटीज मीन्स डच एंड फ्रेंच बोथ, है ना। अब यहां पर देखिए दोस्तों,
दोनों ही कम्युनिटीज ने क्यों इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया? क्योंकि देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वहां भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में डच लोगों का मेजोरिटी था, तो उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया। तो इसीलिए कैपिटल में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि वहां फ्रेंच लोगों का मेजोरिटी था, है ना। तो दोनों ने बहुत शानदार एग्जाम्पल प्रस्तुत किया, और दोनों ने ही इक्वालिटी को फॉलो किया कि इक्वालिटी रहेगी बिटवीन डच एंड फ्रेंच इन बोथ द गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज कैपिटल गवर्नमेंट। यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, अब यहां ये जो बच्ची है फिर से कंफ्यूज हो गई है ना। इसका चलिए हम नाम रख देते हैं लाडो। तो यहां पर आप देख सकते हैं लाडो जो है वो खुद फिर से कंफ्यूज हो गई है। यहां वो पूछ रही है क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, है ना। उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसा सॉल्यूशन है कि एक मिनिस्टर इस कम्युनिटी से, एक मिनिस्टर डच कम्युनिटी से, एक मिनिस्टर फ्रेंच कम्युनिटी से। इससे अच्छा तो हमारे देश का सिस्टम है कि हमारे देश में मिनिस्टर्स का कोई जात या कोई धर्म ऐसा हमने स्पेसिफाई नहीं किया है। जो कैपेबल होगा, जिसको ज्यादा लोग पसंद करेंगे, वो हमारे देश का मिनिस्टर होगा। यहां पर आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा है, आई एम ग्लैड अवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से विच मिनिस्टर विल कम फ्रॉम विच कम्युनिटी, है ना। तो ये काफी अच्छे से ये जो है इंटरप्रिटेशन कर रही हैं, और वाकई में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, है ना। लास्ट में मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत अच्छे से आप लोग इसका आंसर करिएगा। अभी तक हमने 3 अमेंडमेंट्स देख लिए हैं। मैंने चूंकि आपको शुरू में ही बताया था कि बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में कितना अमेंडमेंट होगा, 4 अमेंडमेंट होगा, 4 अमेंडमेंट्स होंगे, है ना। तो यहां पर जो चौथा अमेंडमेंट है दोस्तों, इसको बताने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अभी तक सिर्फ हमने डच फ्रेंच देखा है, बट 1% जो लोग हैं वो जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटीज भी हैं, और अगर वहां का पॉपुलेशन 1 करोड़ है तो उसका 1% लगभग 1 लाख होता है। तो क्या हम 1 लाख जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटीज को इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते दोस्तों, है ना। तो इसीलिए उनको भी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इस पूरे सिस्टम में उन्होंने एक नया गवर्नमेंट बनाया, जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बोर्ड एग्जामिनेशन में आता ही है ना, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या हुआ था, तीनों ही कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें मेंबर थे, दैट इज फ्रेंच, डच एंड जर्मन। तीनों ही कम्युनिटीज के लोग यहाँ पर थे, और ये जो है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इंक्लूडेड डच, फ्रेंच एंड जर्मन रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये किसके रिगार्डिंग डिसीजन लेते थे? कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज, है ना। तो जो कल्चर था, एजुकेशन था, लैंग्वेज था, उससे रिलेटेड डिसीजन कौन लेता था? ये कम्युनिटी गवर्नमेंट डिसीजन लेता था दोस्तों। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बेल्जियम में कितने जबरदस्त तरीके से इक्वालिटी मेंटेन करने का कोशिश किया गया था, कोई भी कम्युनिटी ना छूट जाए, इसलिए उन्होंने ये पर्टिकुलर प्रोविजन किया था। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ऐसा ही कुछ सिस्टम हमारे देश में होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो वो क्या है ना। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके हमें बताएंगे दोस्तों, है ना। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहां से हम आगे बढ़ते हैं, और आगे यहां पर जो नेक्स्ट है वो है एक और क्वेश्चन, जो विल दे फाइट अगेन आफ्टर ऑल दिस चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लगता है दोस्तों, वो फाइट करेंगे क्या इतने सारे चेंजेस करने के बाद में? तो इसका आंसर है नो। अब ये दोस्तों फाइट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब आ चुका है बेल्जियम में इक्वालिटी। क्या आ चुका है दोस्तों? बेल्जियम में इक्वालिटी आ चुका है ना। अब एक चीज मैं आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बताना चाहूंगा। ये जो पूरा टॉपिक मैंने आपको समझाया 4 अमेंडमेंट्स वाला, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको 5 स्टार में कैलकुलेट करिएगा। और इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है अकोमोडेशन इन बेल्जियम, है ना। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? अकोमोडेशन। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। तो इन चारों ही अमेंडमेंट्स को आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझना है, देखना है ना, और प्रैक्टिस करना है लिख कर। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आपने अपने नोट्स में इसको 5 स्टार नोट कर लिया होगा। और ये मेरा विशेष रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जब भी आप क्लास अटेंड करें तो एक नोटबुक हमेशा अपने साथ रखें, ताकि इन सभी चीजों को आप उसमें नोट डाउन करते चले, है ना।
वैसे ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, और इसके जो क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है प्रवीण एकेडमी एसएसटी एंड एनटीएससी, है ना। तो ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, तो यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आता है ना, जो कि ये बच्चा जो है ओके वो पूछ रहा है। सो इनका जो क्वेश्चन है, इनका जो पर्टिकुलर थिंग है वो देख लेते हैं। सो यू आर सेइंग दैट शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अस मोर पावरफुल, साउंड्स ऑड, लेट मी थिंक। तो ये अभी यहां पर सोच रहे हैं, तो आप भी सोचिए। और ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जामिनेशन का काफी फेवरेट क्वेश्चन है कि कैसे पावर शेयरिंग करने से कंट्री और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। हाउ द कंट्रीज हाउ द कंट्री बिकम्स मोर पावरफुल आफ्टर शेयरिंग दी पावर। तो ये आप क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, सोचिएगा, और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, है ना। तो ये रहा पूरा बेल्जियम का केस स्टडी। इसमें मैंने आपको पावर शेयरिंग क्या होता है, बेल्जियम का एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दिया, कहाँ रहता है, कितना पॉपुलेशन है, कौन कौन से लोग रहते हैं, एथनिक कॉम्पोजिशन क्या था, है ना, कैसे क्या प्रॉब्लम था वहां का, कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया, अकोमोडेशन जो पॉलिसी थी 4 उन्होंने जो चेंजेस किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। लास्ट में मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताने की कोशिश की कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। स्पेशली वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जो 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे जिसको अकोमोडेशन कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है दोस्तों बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना। तो चूंकि मैंने आपको पहले बताया था 4 पार्ट्स में होगा ये पूरा चैप्टर, तो हमारा पहला पार्ट यहां पर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो सेकंड है उसमें हम समझेंगे श्रीलंका का केस स्टडी, और श्रीलंका का हम देखेंगे कि कैसे वहां पर पावर शेयरिंग होता है कि नहीं होता, क्या प्रॉब्लम होगा, कैसे वहां का सॉल्यूशन होगा। ये सभी चीजों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप यू एंजॉयड द क्लास। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहां से। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बेल्जियम का पूरा केस स्टडी समझा दिया था, अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे श्रीलंका का केस स्टडी। यहां पर आप श्रीलंका का जो है वो मैप आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, है ना। ये श्रीलंका का मैप है और ये श्रीलंका का फ्लैग है दोस्तों। अभी श्रीलंका में काफी क्राइसिस चल रहा है, आप जानते हैं वहां का सिचुएशन अभी काफी सही नहीं है ना, काफी खराब है। ओके, यहां आप देख सकते हैं श्रीलंका हमारा नेबर कंट्री है, काफी पास में है। यहां पर जो हमारा तमिलनाडु है उससे श्रीलंका का दूरी कुछ ही किलोमीटर है दोस्तों, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर श्रीलंका के बारे में थोड़ा समझते हैं। श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है ना। और यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन, आई होप एथनिक कंपोजिशन आपको मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके बताइए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथनिक कंपोजिशन, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप देखेंगे श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन है वो बेसिकली 2 कम्युनिटीज के बीच में घूमता है। एक है जो सबसे बड़ा कम्युनिटी था वो है सिन्हला कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी? सिन्हला। यहां पर आप देख सकते हैं जो येलो वाला एरिया दिखाई दे रहा है आपको मैप में, ये वाला एरिया वो पूरा सिन्हला लोगों का कम्युनिटी है दोस्तों, है ना। और सिन्हला एक रिलीजन नहीं है, एक लैंग्वेज है। सो बेसिकली दिस आर सिन्हला स्पीकिंग कम्युनिटीज, और इनका जो परसेंटेज था वो है 74%। और ये कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं? बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, व्हाट आर द मेन रिलीजन। तो यही मेन रिलीजन हो जाता है पूरे श्रीलंका का, क्योंकि 74% इसको फॉलो करते हैं, है ना। सो व्हाट इज द मेन रिलीजन ऑफ श्रीलंका? सो मेन रिलीजन हो जाता है बुद्धिस्ट रिलीजन, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है, जो सेकेंड बड़ा कम्युनिटी है वो है तमिल का। तमिल का टोटल परसेंटेज है 18%। कितना है दोस्तों? 18% इनका कम्युनिटी है। लेकिन इस 18% को हमने यहां पर 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला हिस्सा है वो है श्रीलंकन तमिल्स का, जो वहां शुरू से रहते हुए आए हैं। इनका पॉपुलेशन है 13%। पूरे श्रीलंकन पॉपुलेशन का 13% कौन है? श्रीलंकन तमिल्स। और यहां पर जो दूसरा कम्युनिटी है वो है इंडियन तमिल्स, जिनकी संख्या है 5%। अभी जो इंडियन तमिल्स है यहां पर आप देख सकते हैं मैप में,
ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे तो बहुत से तमिलनाडु के लोग माइग्रेट एज अ लेबर कहां पर लाए गए थे, श्रीलंका में लाए गए थे, ताकि वो ब्रिटेन के लिए वहां पर काम कर सके। जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, ब्रिटेन ही इंडिया पर रूल करता था, ब्रिटेन ही श्रीलंका पर रूल करता था, और ब्रिटेन ही ऊपर जो चाइना है उसके ऊपर भी रूल करता था दोस्तों, है ना। तो ब्रिटेन ने काफी सारे लोगों को जो तमिलनाडु के थे उनको कहां लेके आए थे, श्रीलंका लेके आए थे काम कराने के लिए, और इनको ही हमने क्या कहा, इनको ही दोस्तों हमने कहा इंडियन तमिल्स। ओके, एंड देयर परसेंटेज इज 5%। तो अगर आप यहां पर से कैलकुलेट करें तो 74 + 13 + 5 अगर इनको पूरा जोड़ेंगे तो आता है 92%। कितना आता है दोस्तों? 92%, है ना। तो अब 92% तो हमने देख लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 8%? तो रिमेनिंग 8% यहां पर जो है वो है क्रिश्चियन। उसमें से 7% कौन है? क्रिश्चियन है, और 1% जो बाकी कम्युनिटीज होते हैं, है ना, तो वो अदर में आप ले लीजिएगा। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, 74% वी हैव सिन्हलास, 18% वी हैव तमिल, 7% वी हैव क्रिश्चियंस, एंड 1% वी हैव अदर कम्युनिटीज, है ना। अब यहां पर आप देख सकते हैं जो तमिल थे वो बेसिकली इस नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में यहां पर आपको देखने को मिलेगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, वेयर तमिल्स आर बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, है ना। अब यहां पर आप देखेंगे क्रिश्चियन सभी जगह देखने को मिलेगा, और येलो वाला हिस्सा जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिन्हलास को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां पर एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा मैं आपको, कि जैसे सिन्हलास का यहां पर रिलीजन है बुद्धिस्ट, है ना, तो वैसे ही तमिल लोग या तो हिंदू होते थे या तो मुस्लिम होते थे, और क्रिश्चियंस तो खुद में एक रिलीजन है। तो ये जो क्रिश्चियन है या तो सिन्हला ग्रुप को फॉलो करते थे या तो तमिल वाले ग्रुप में होते थे, है ना। तो इस तरीके से इनका ग्रुपिंग आपको अब आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे यहाँ का जो मेन प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस करेंगे एक टाइमलाइन के माध्यम से। तो टाइमलाइन समझते हैं दोस्तों। टाइमलाइन में बेसिकली आपको 3-4 जो ईयर्स हैं वो बहुत अच्छे से समझना है। पहला जो ईयर है वो है 1948, इसके बाद सेकेंड ईयर है वो है 1956, थर्ड है 1976, और फोर्थ है 1983 to 2009। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, है ना। पहला है 1948, दूसरा 1956, है ना, तीसरा है 1976। 20 सालों का गैप आएगा 1956 और 1976 में। कितने सालों का? 20 सालों का गैप आएगा। और 1983 to 2009 ये सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, है ना। अब एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कि जैसे बेल्जियम एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, वैसे ही श्रीलंका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। और श्रीलंका को ब्रिटेन से आजादी मिलती है 1948 में। कब आजादी मिलेगी इनको? 1948 में श्रीलंका को क्या मिल गया? आजादी मिल गया। अब जैसे ही वहां पर आजादी मिला, इलेक्शन हुआ, और डेफिनेटली यहां पर आप बहुत अच्छे से गेस कर सकते हैं इलेक्शन में कि इनको जीत मिलेगा, सिन्हलास को जीत मिलेगा कि तमिल्स को जीत मिलेगा। आप सभी का आंसर डेफिनेटली होगा सिन्हलास को मिलेगा, क्योंकि उनका मैक्सिमम जो पॉपुलेशन था वहां पर, मैक्सिमम परसेंटेज भी था पूरे कम्युनिटीज में, दैट इज 74%, है ना। तो वो सबसे बड़ा कम्युनिटी था, इसीलिए सिन्हला लोगों ने अपना गवर्नमेंट बनाया। कहां पर? श्रीलंका में, है ना। अब यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही वो सरकार बनाते हैं 1956 में, कौन से ईयर में दोस्तों? 1956 में एक काफी कंट्रोवर्शियल जो है वो कानून बना देते हैं वो, दैट इज कॉल्ड एज मेजोरिटेरियन। एक कानून वो बनाते हैं 1956 में, और काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है उस कानून के माध्यम से। और ये कानून और ये पूरा पॉइंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, है ना। तो 1956 में वो एक एक्ट बनाया जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ 1956। उसमें उन्होंने जो सिन्हला लैंग्वेज है उसको ही सिर्फ एक सिंगल ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया पूरे श्रीलंका का। बाकी लैंग्वेज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, चाहे वो तमिल लैंग्वेज हो चाहे अदर लैंग्वेज हो, बिल्कुल उसको क्या कर दिया गया? इग्नोर कर दिया गया दोस्तों। सो विच लैंग्वेज वाज मेड ओनली सिंगल ऑफिशियल लैंग्वेज, दैट इज सिन्हला को ही सिंगल ऑफिशियल लैंग्वेज वहां पर बनाया गया। दूसरा बहुत गलत काम वहां पर यह हुआ कि वहां पर आया दोस्तों प्रेफरेंशियल पॉलिसी। क्या आया वहां पर? प्रेफरेंशियल पॉलिसी। प्रेफरेंस मतलब किसी को ज्यादा प्राथमिकता देना, किसी को ज्यादा एडवांटेज देना, है ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सिन्हला लोगों को ज्यादा एडवांटेज मिला, ज्यादा प्रेफरेंस मिला। कहां पर? यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड जॉब में, चाहे वो नौकरी हो चाहे यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन हो,
उन सभी के लिए किसको प्रेफरेंस दिया गया? सिन्हला लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया गया, है ना। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट आप देखिए, उनका जो रिलीजन था बुद्धिज्म, उसको ही सिर्फ प्रमोट और सपोर्ट किया गया। बाकी जो रिलीजन है, चाहे हिंदू हो, इस्लाम हो, सभी को क्या कर दिया गया दोस्तों? इग्नोर कर दिया गया, है ना। तो एक तरीके से आप देखेंगे, चाहे रिलीजन की बात करें, चाहे लैंग्वेज की बात करें, चाहे जॉब की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला को ही प्रेफरेंस मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है जिसमें हम सिर्फ मेजोरिटी को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं, माइनॉरिटी को बिल्कुल इग्नोर कर दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। क्या कहते हैं दोस्तों? मेजोरिटेरियनिज्म, है ना। और इस मेजोरिटेरियनिज्म के ऊपर में बोर्ड एग्जामिनेशन में 110% क्वेश्चन आता है, इसीलिए इसको हम लेते हैं यहाँ पर 5 स्टार टॉपिक, है ना। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया कहां से? बेल्जियम से, अकोमोडेशन वाला, जो 4 चेंजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और दूसरा मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया है श्रीलंका से, जो कि है मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी। ये जो 1956 वाला आप देख रहे हैं, इसमें से 110% क्वेश्चन आता ही है दोस्तों बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आई होप इसको बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये देखिए मेजोरिटेरिज्म जो मैं आपको बोल रहा था, इसको यहाँ पर अच्छे से समझाया भी गया है। ये देखिए, पढ़ देते हैं हम यहाँ पर। अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the माइनॉरिटी। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि मेजोरिटी या फिर मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है। मेजोरिटी अपने लिए लॉ बनाएगी, अपने फेवर में लॉ बनाएगी, अपने लिए सभी चीजों को करेगी और माइनॉरिटी को बिल्कुल इग्नोर कर देगी, है ना, साइड में कर देगी। इस फिलॉसफी को हम कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। अगर मेजोरिटेरियनिज्म के ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये बिल्कुल आप इस पूरे डेफिनेशन को बहुत अच्छे से लिख सकते हो। आपके नोटबुक में ये डेफिनेशन होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है एक और बहुत इंपॉर्टेंट की टर्म है जिसको बोल रहे हैं हम यहाँ पर एलियनेशन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एलियनेशन, है ना। तो एलियनेशन किनको होगा? एलियनेशन मतलब होता है फीलिंग ऑफ सेपरेशन, कि हम पूरा अलग थलग हो गए हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, जो बाकी इंस्टीट्यूशंस है वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सो फीलिंग ऑफ एलियनेशन किनको होगा? फीलिंग ऑफ एलियनेशन होगा दोस्तों, किसको होगा जल्दी से बताइए? तमिल कम्युनिटीज को, है ना। तो जो ये तमिल कम्युनिटीज हैं इनको फीलिंग ऑफ एलियनेशन होगा, और तमिल और जो बाकी कम्युनिटीज हैं, क्योंकि इनको सरकार पूरी तरीके से क्या कर दी है? इग्नोर कर दी है ना। सो फीलिंग ऑफ एलियनेशन मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा। फीलिंग ऑफ एलियनेशन मतलब फीलिंग ऑफ सेपरेशन, अलग थलग कर देना पूरे मेन सोसाइटी से, है ना। अब उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन, यहां पर आप देखते हैं व्हाट्स रॉन्ग। यहां पर आप देखिए क्वेश्चन, यहां पर ये बोल रहे हैं व्हाट्स रॉन्ग इफ द मेजोरिटी कम्युनिटी रूल्स if Sinhalas don't rule in Sri Lanka, where else will they rule? वो ये पूछ रहे हैं कि श्रीलंका में अगर जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो रूल करे तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर श्रीलंका का सिन्हाला कम्युनिटी जो 74% कंसिस्ट करता है वो श्रीलंका में रूल नहीं करेगा तो वो कहाँ रूल करेगा? क्या भारत में रूल करेगा? तो दोस्तों यहां पर मैं बताना चाहूंगा आपको कि मेजोरिटी कम्युनिटी रूल कर रही है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप रूल करिए बट माइनॉरिटी कम्युनिटी को आप इग्नोर ना करिए। जब आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को इग्नोर कर रहे हैं तो वहां पर गड़बड़ हो रहा है, तो वहां पर दिक्कत आ रहा है, तो वहां पर चीजें गलत डायरेक्शन में जा रही है ना। तो यहां पर श्रीलंका में वही हो रहा है कि मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दे रही है, जो लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा गलत होगा दोस्तों। आई होप जो इनका क्वेश्चन है वो सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यहां पर, अब देखिए जो कि मैं आगे आपको बता रहा था, है ना, टाइमलाइन का आप याद करिए। टाइमलाइन अगर मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश करूं, है ना, देखिए तो टाइमलाइन था तो ये आया 1948 में श्रीलंका को क्या मिलता है? आजादी। फिर 1956 में वो एक लॉ बनाते हैं जो काफी कंट्रोवर्शियल लॉ था, जिसमें पूरा का पूरा फैसिलिटी और एडवांटेज किसको दिया गया? श्रीलंकन सिन्हालास लोगों को दिया गया। अब जो तमिल लोग थे उनके खिलाफ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, ना तो उनको जॉब में प्रेफरेंस दिया जाता है, ना तो एजुकेशन में, ना तो उनके लैंग्वेज को प्रमोट किया जाता है, ना तो उनके रिलीजन को प्रमोट किया जाता है। तो ये जो अत्याचार सिन्हाला लोगों ने किया किसके ऊपर में? तमिल लोगों के ऊपर में। इसलिए तमिल लोग सहते रहे और लगभग 20 सालों के बाद में, यहां पर आप देख सकते हैं लगभग 20 सालों के बाद में फाइनली 1976 में वो अपना एक अलग
पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है दोस्तों लिट्टे। क्या नाम होता है इसका? लिट्टे। तो ये पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अब हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों नीचे आते हैं यहाँ पर और आते हैं, ये देखिए है ना लिट्टे, यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो लिट्टे का यहाँ पर जो है फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लिट्टे? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। और यहाँ आप इनके पूरे फ्लैग को भी देख सकते हैं। पूरे फ्लैग में आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, तो रेड कलर, और यहाँ पर आप देखेंगे बीच में आपको टाइगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको गन दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये सभी चीजें किसको सिंबलाइज कर रहा है? नॉन वायलेंस को कि वायलेंस को? कमेंट सेक्शन में दोस्तों जल्दी से यहाँ पर बताइए मुझे, है ना। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए जो ये लिबरेशन में ये पहला जो शब्द है लिबरेशन, इसका मतलब होता है दोस्तों फ्रीडम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरेशन? फ्रीडम, है ना। अब इनको किनसे आजादी चाहिए, किनसे लिबर्टी चाहिए? इनको आजादी चाहिए सिन्हाला गवर्नमेंट के एक्सप्लॉयटेशन से। किनसे आजादी चाहिए? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सिन्हाला गवर्नमेंट, इनसे इनको आजादी चाहिए। फिर दूसरा है टाइगर। तो टाइगर दोस्तों यहां पर सिंबल है स्ट्रेंथ का, पावर का। व्हाट इज द सिंबल ऑफ टाइगर? दैट इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट है तमिल, यहां पर लिखा हुआ है। तो तमिल का मतलब क्या है? ये पॉलिटिकल पार्टी किस ग्रुप के लिए काम करेगी? तमिल ग्रुप के लिए काम करेगी दोस्तों, है ना। और लास्ट यहां पर आप देखेंगे एलम। तो एलम एक जो है वो तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टेट। तो इनको चाहिए एक सेपरेट स्टेट, सेपरेट कंट्री। जैसे कि हमारे देश में जो इस्लामिक मुस्लिम लीग था, उन्होंने एक अलग देश का डिमांड किया ना, और पाकिस्तान बना। तो उसी तरीके से यहाँ पर तमिल एलम एक अलग देश का डिमांड कर रहा है, जिसको यहाँ पर तमिल एलम का नाम दिया गया है। एलम मतलब होता है स्टेट। कैसा स्टेट? तमिल स्टेट, है ना। ये एक तमिल वर्ड है दोस्तों। आई होप द पिक्चर इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इनका जो डिमांड था वो बहुत अच्छे से यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया है। इनको चाहिए लिबर्टी। किनसे लिबर्टी चाहिए? सिन्हाला एक्सप्लॉयटेशन से, सिन्हाला गवर्नमेंट के एक्सप्लॉयटेशन से। इसके लिए इन्होंने अपना सिंबल रखा है टाइगर का, जो कि सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर है। ये पूरा पार्टी तमिल लोगों के लिए काम करेगा। और इनको क्या चाहिए? एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए जहां पर सिर्फ और सिर्फ तमिल लोग रहेंगे, है ना। और चूंकि ये पूरा मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, है ना, एक वर्क दिया था कि ये जो फ्लैग है ये किसके ऊपर आधारित है, वायलेंस के कि नॉन वायलेंस के? तो ये होगा दोस्तों वायलेंस के ऊपर आधारित। आई होप आप सभी ने सही कमेंट किया होगा नीचे, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर हम समझेंगे, है ना। तो नेक्स्ट है, देखिए जब भी हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसके लीडर का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तमिल एलम के लीडर का नाम था वी प्रभाकरन। यहां पर आप देख सकते हैं वी प्रभाकरन जो है, इनका फोटो भी यहां पर आप देख पाएंगे। तो ये लिट्टे के, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम के लीडर थे दोस्तों, जिन्होंने हजारों लोगों की हत्याएं करवाई। बहुत से इनोसेंट लोग मारे गए थे। हालांकि इनका जो जन्म है, इनका जो बर्थ है, इस पूरे पॉलिटिकल पार्टी का जो जन्म है, वो इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हुआ, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी ने माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ किया। अगर श्रीलंका में शुरू से ही इक्वालिटी होता तो कभी भी लिट्टे जैसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनता दोस्तों, है ना। तो जैसे न्यूटन साहब का लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो लिट्टे पार्टी था, ये रिएक्शन था अगेंस्ट दी डिस्क्रिमिनेशन दैट वर डन बाय दी मेजॉरिटी कम्युनिटी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूरा देश जो है वो दो भागों में डिवाइड हो चुका है। एक तरफ आप देखेंगे यहाँ पर सिन्हाला गवर्नमेंट आपको दिखाई देगा, दूसरी तरफ है यहाँ पर लिट्टे पार्टी। लिट्टे पार्टी यहाँ पर तमिल को रिप्रेजेंट कर रही है, और सिन्हाला पार्टी यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर सिन्हाला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिटी हैं पूरे श्रीलंका के, और ये दोनों अब आपस में लड़ रही हैं बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर। ओके, तो चूंकि ये काफी इंटेंस बैटल चल रहा है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है सिविल वॉर। सिविल वॉर हम तब कहते हैं जब देश में ही सिटीजन्स आपस में लड़ते हैं एक दूसरे के साथ में, तो उसको कहा जाता है सिविल वॉर, जो बिल्कुल गलत है। काफी देश को वो नुकसान पहुंचाता है बहुत ही बड़े लेवल पर, और ये काफी सालों तक चला था। दैट इज फ्रॉम 1983 टू 2009, बहुत ही लंबे समय तक ये सिविल वॉर चला, है ना।
अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो वॉर होता है, लड़ाई होता है, ये किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। हमने हिस्ट्री देखा है, बहुत सारे बैटल्स को देखा है और उससे हमने समझ ये एस्टैब्लिश किया है कि लड़ाई झगड़े वॉर से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है और इससे देश काफी पीछे चले जाता है दोस्तों, है ना। जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे श्रीलंका में काफी लोगों की हत्याएं हो गई, बहुत सारे रिसोर्सेस का नुकसान हुआ, चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे घर हो, बहुत ज्यादा पैसों का, रिसोर्सेस का नुकसान हुआ, बहुत से लोगों की जॉब चले गई, है ना। इकोनॉमिक लॉस हुआ, वो बहुत ही ज्यादा श्रीलंका को पीछे लेके चले गया, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हमने किसका केस स्टडी देख लिया, श्रीलंका का केस स्टडी देख लिया, है ना। तो एक मैं यहां पर और आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप अच्छे से इसके ऊपर सर्च करिएगा। जब हमने यहां पर सर्च कर लिया कि सिविल वॉर जो श्रीलंका का 1983 के आसपास स्टार्ट होता है, 2009 तक चलेगा, तो ये सिविल वॉर एंड कैसे होगा, हाउ द सिविल वॉर एंडेड, ये आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि सिविल वॉर इतने जो 20-25 सालों तक चला था वो अचानक से 2009 में एंड कैसे हुआ, है ना। सो दिस आई वांट यू टू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन बिलो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप देखिएगा एक काफी इंपॉर्टेंट यहां पर एक कंटेंट दिया हुआ है जो बेसिकली रिवीजन पर्पस से है ना। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इस रिवीजन वाले को, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको श्रीलंका का जो हमने पूरा केस स्टडी देखा वो मैं यहां पर रिकैप करवा देता हूं, है ना। तो दोस्तों हमने श्रीलंका देखा कि छोटा सा देश है जहां लगभग 2 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन था और श्रीलंका भारत के साउथ में सिचुएटेड है। वहां पर बेसिकली 2 कम्युनिटीज थी, दैट इज तमिल कम्युनिटी एज वेल एज वी हैव सीन सिन्हला कम्युनिटी मेजोरिटी में था जो बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करता था। आजादी 1948 में मिलती है, उसके बाद वो गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन इक्वालिटी की बजाय वो मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी को फॉलो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, अपने रिलीजन को, अपने लैंग्वेज को, अपने लोगों को जॉब और एजुकेशन में प्रमोट करवाते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़े लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है पूरे देश में। और तमिल लोग इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक अपना अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलम। और इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, दैट इज तमिल और सिन्हलास के बीच में काफी बड़ा बैटल चालू हो जाता है और इसी बैटल को हम बोलते हैं सिविल वॉर, जिसमें हजारों निर्दोष लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। और मैंने एक आपको वर्क दिया है, हाउ दिस सिविल वॉर एंडेड, ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट हमने रिवीजन कर लिया है। अब चलते हैं यहां पर बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मान लेते हैं कि यहां पर दोस्तों आप देखेंगे ये बेल्जियम का मैप है और ये कहां का मैप है, श्रीलंका का। तो इन दोनों को हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। तो यहां पर बेसिकली एक क्वेश्चन ये है कि एक बच्ची है जो पढ़ती है कहां पर, बेल्जियम के डच वाले इलाके में, है ना। और वो फ्रेंच भाषा में सीखना चाहती है क्योंकि वो फ्रेंच कम्युनिटी को बिलोंग करती है। उसी तरीके से यहां पर श्रीलंका का दिया हुआ है कि श्रीलंका में एक बच्ची जो है वो तमिल भाषा में सीखना चाहती है ना। तो कहाँ का गवर्नमेंट जो है किस बच्ची को जो है अप्रूवल देगा, सपोर्ट करेगा, है ना। क्या बेल्जियम में उस बच्ची को फ्रेंच भाषा में बात करने दिया जाएगा कि श्रीलंका में उस बच्ची को तमिल भाषा में बात करने दिया जाएगा? ये कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, है ना। पढ़ देता हूं मैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। एनिट्स स्टडीज इन डच मीडियम स्कूल इन द नदर्न रीजन ऑफ बेल्जियम। मैनी फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स इन हर स्कूल वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी फ्रेंच। किस भाषा में पढ़ना चाहते हैं वो? फ्रेंच भाषा में पढ़ने चाहते हैं। इसके बाद में सेकंड है ये सेल्वी, है ना। तो सेल्वी स्टडीज इन ए स्कूल इन द नदर रीजन ऑफ श्रीलंका। ऑल द स्टूडेंट्स इन हर स्कूल आर तमिल स्पीकिंग एंड दे वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बी तमिल, है ना। तो अब देखिए, अब इन दोनों ने अपने रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को अप्रोच किया, है ना। इनके पेरेंट्स अगर इनके रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे तो क्या बेल्जियम का गवर्नमेंट फ्रेंच भाषा में पढ़ने की इजाजत देगा कि श्रीलंका का गवर्नमेंट तमिल भाषा में पढ़ने की इजाजत देगा, कि दोनों दे देंगे? ये आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, है ना। मैं आपके सभी कमेंट्स को बिल्कुल पर्सनली पढ़ूंगा, तो ये बिल्कुल आप बताइएगा। आगे हम बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट आता है यहां पर, देखिए, कोई भी देश अगर
प्रॉब्लम फेस कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है, चैलेंजेस फेस कर रहा है, या सिविल वॉर जैसे हमने श्रीलंका में देखा वो फेस कर रहा है, तो उन सभी के पीछे होता है ये इनइक्वालिटी। तो जब हम इस इनइक्वालिटी में से उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर देते हैं तब आता है दोस्तों हमारे पास इक्वालिटी। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इक्वालिटी। अगर हम सभी सिटीजन्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे और इक्वालिटी मेंटेन करेंगे अपने देश में, तो जाहिर बात से वहां पर किसी भी तरीके का कोई सिविल वॉर जैसा सिचुएशन तो नहीं होगा। इस रिस्पेक्ट में भारत दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। भारत दोस्तों इतना ज्यादा डाइवर्स कंट्री है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन और भी बहुत सारे पैरामीटर्स पर लोग बाग जो है काफी डाइवर्स हैं, फिर भी हमारे देश में आज तक कभी सिविल वॉर नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, है ना। तो इसीलिए हमने इंडिया को कहते हैं इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम इस पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जो ये बताता है कि अलग अलग लोग एक साथ रह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत इमेज है जिसमें बताया गया है कि हर रिलीजन, हर कम्युनिटी, हर लोग को आप एक कर दोगे तब बनता है इंडिया, है ना। और इसी को कहते हैं भारत। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इमेज है जिसमें हिंदू और मुस्लिम आपस में एक साथ सोशल हार्मोनी मेंटेन करते हुए रह रहे हैं, है ना। वो अलग बात है कि छोटा मोटा घटना तो हर देश में होते रहता है, लेकिन अगर आप लार्जर एपिसोड को देखोगे तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ आपस में भाईचारे के साथ में रहते हैं दोस्तों, है ना। और इसीलिए वी ऑल हैव प्राउड ऑफ अवर नेशन। ओके, यस। आगे ये चूंकि पूरा श्रीलंका का केस स्टडी हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है, तो यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, है ना। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है ये क्वेश्चन, है ना। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे और कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझे मैसेज कर पाएं तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। तो इस तरीके से श्रीलंका का हमने पूरा केस स्टडी देख लिया बहुत अच्छे से, एंड दिस इज द एंड ऑफ द सेकंड पार्ट। ओके, और नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे दो रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज प्रूडेंशियल एंड मोरल वन, एंड द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कितने टाइप्स के पावर शेयरिंग होते हैं वो हम बहुत अच्छे से समझेंगे दोस्तों, है ना। तो आई होप ये सेकंड पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है पावर शेयरिंग क्या होता है, श्रीलंका का केस स्टडी हमने समझ लिया, बेल्जियम का केस स्टडी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, और इन सभी केस स्टडी को समझने के बाद में एक चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि अगर हम पावर को शेयर करेंगे तो सोशल इक्वालिटी, सोशल हार्मोनी, ब्रदरहुड आएगा हमारे देश में, और अगर हम पावर को शेयर नहीं करेंगे तो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन और सिविल वॉर जैसा सिचुएशन इमर्ज हो जाएगा, जैसा हमने श्रीलंका में देखा था, है ना। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख पाएंगे एक यहां पर गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इस गाड़ी में एक बहुत ही यूनिक चीज है, एक बहुत ही अलग चीज है। यहां पर आप देखिएगा एक ड्राइवर नहीं, दो ड्राइवर का जगह यहां पर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये कहां का गाड़ी है? ये जर्मन गवर्नमेंट की गाड़ी है, यहां पर आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने दर्शाया है कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो एक दूसरे के काफी बड़े राइवल्स हैं, एक दूसरे के दुश्मन आप कह सकते हैं, जैसे हमारे देश में, है ना। दुश्मन तो नहीं कहेंगे, राइवल्स विल बी द परफेक्ट वर्ड, कि हमारे देश में जैसे बीजेपी और कांग्रेस है। आप इमेजिन करिए कि अगर बीजेपी और कांग्रेस आपस में सरकार बना ले तो ये तो करिश्मा ही हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ जर्मनी में हुआ कि जर्मन की दो बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो आपस में धुर विरोधी हैं, अपोजिशन फिलॉसफी वाले पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो उन्होंने 2005 में मेजोरिटी ना मिलने के कारण आपस में गठबंधन करके, आपस में अलाई करके, आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करके सरकार बना लिया, और काफी सक्सेसफुल तरीके से उन्होंने अपने देश के इस गवर्नमेंट को रन किया, जो अपने आप में काफी बड़ा करिश्मा था, है ना। और हालांकि बीच बीच में काफी उनके बीच में पॉलिसीज को लेके कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन अंत में उन्होंने सक्सेसफुल तरीके से अपने देश की इस सरकार को चला लिया। ये कब की बात है? 2005 की बात है। इन पॉलिटिकल पार्टीज का नाम क्या है? जर्मनीज ग्रैंड कोलिशन गवर्नमेंट इसको कहा जाता है, और इन पॉलिटिकल पार्टीज का नाम है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन,
पहले पॉलिटिकल का नाम है, और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, तो ये दर्शाता है कि अगर हम पावर को शेयर करें तो बड़ा सा बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज को भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पावर शेयरिंग के दो रीजंस दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रूडेंशियल एंड मोरल। क्या कहा जाता है? प्रूडेंशियल एंड मोरल। तो प्रूडेंशियल मतलब होता है ज्यादा प्रैक्टिकल, एंड मोरल मतलब होता है जिसमें हम वैल्यू एंड इमोशंस की बात करते हैं, है ना। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, दोनों ही जो रीजंस हैं उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हम यहां पर समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रूडेंशियल यहां पर बात करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों आता है? क्योंकि अगर हम पावर को शेयर करते हैं तो देश में किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि सभी के पास पावर है, सभी पावर एंजॉय कर रहे हैं, तो कोई किसी से क्यों झगड़ा करेगा, है ना। तो चूंकि कोई झगड़ा नहीं तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहां पर बहुत अच्छे से बनती है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा, लोग बाग बहुत अच्छे से सोशल हार्मोनी के साथ में रहेंगे, तो डेफिनेटली हमारे देश का जो परफॉर्मेंस है, हमारे देश का जो आउटकम है, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, और इससे हमारे देश की नेशनल यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि सभी लोग खुश हैं, आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, इसलिए नेशनल यूनिटी बढ़ेगी, और इससे आपस में विश्वास बढ़ेगा, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रिटी, है ना। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें एक जो है दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे हमारे देश में हम रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करते हैं, कुछ कम्युनिटीज के लिए हम लोग सीट्स को रिजर्व करते हैं, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? आपका प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का एग्जांपल हो जाएगा। उसी तरीके से हम मोरल का यहां पर देखते हैं, तो मोरल जिसमें वैल्यूज की बात की जाती है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट इज द मोरल वन? ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। तो मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। डेमोक्रेसी में अगर आप पावर को शेयर नहीं करेंगे तो उस सिस्टम को आप डेमोक्रेसी कह ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल चाइना में एक पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वही सभी पावर को होल्ड करती है। तो इसीलिए हम चाइना को डेमोक्रेटिक कंट्री बोल ही नहीं सकते, है ना। जबकि भारत में आप देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, इतने सारे ऑर्गन्स, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस, इतने सारे गवर्नमेंट्स के बीच में हम पावर को शेयर करते हैं। इसीलिए हमारा देश एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री है दोस्तों, है ना। तो डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग होना जरूरी है डेमोक्रेसी में। क्या होना बहुत जरूरी है? पावर शेयरिंग। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा तो वो ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगा, है ना। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग हियर एज इट इज अ ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं। अगर हम पावर को शेयर करते हैं तो एक अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेजिटिमेसी भी आती है। लेजिटिमेसी का मतलब होता है लीगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके बनता है, जिसकी एक लीगल एंटिटी होती है दोस्तों, है ना। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है आंसरेबिलिटी, कि हम जो भी क्वेश्चन आ रहा है सरकार के पास में जनता के द्वारा, तो सरकार उसका रिप्लाई करेगी, उसका आंसर देगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है कि जो भी चैलेंज आएगा देश में, उसको कौन हैंडल करेगा, कौन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उस देश की सरकार उस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी दोस्तों, है ना। तो यहीं से आता है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेजिटिमेसी। इस सभी चीजों से क्या इंप्रूव हो रहा है? वैल्यू इंप्रूव हो रहा है दोस्तों। इसीलिए हमने इसको किस में रखा है? मोरल वाले ग्रुप में रखा हुआ है। इसके बाद आता है पॉपुलर पार्टिसिपेशन फ्रॉम पीपल। अब देखिए, जो देश का जो सिटीजन है, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जहां पर पावर शेयरिंग हो रही है, अपने देश के पॉलिसीज को, देश की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता है और अपने ओपिनियन को शेयर कर सकता है। तो ये भी किस में आ रहा है दोस्तों? पावर मोरल वाले ग्रुप में आ रहा है, क्योंकि यहां पर भी कहीं ना कहीं आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो, लोगों को और ज्यादा इंपावर करके, लोगों के पार्टिसिपेशन को और ज्यादा बढ़ाकर, है ना। और एक लास्ट में यहां पर आता है डिसेंट्रलाइजेशन, कि हम लोग पावर को और भी ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से लेकर 1992 तक हमारे देश में सिर्फ 2 ही लेवल के गवर्नमेंट थे, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन 1992 में हमको लगा कि पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है और हमारा जो देश है उसमें लास्ट पर्सन तक पहुंचने के लिए एक और गवर्नमेंट की जरूरत है। इसलिए हमने 1992 में लोकल गवर्नमेंट बनाया और हमने पावर को और भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन
कहते हैं दोस्तों। ओके, तो आई होप कि प्रूडेंशियल और मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आता है एग्जामिनेशन में, है ना। अब मैं आपको आगे नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें प्रीवियस ईयर जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, उसको मैं बताऊंगा। उसमें भी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं दोस्तों, है ना। तो यहां पर प्रूडेंशियल शब्द का मतलब बताया गया है बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, है ना। तो प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है, आप कैलकुलेट करते हैं बहुत बारीकी से कितना मुनाफा होगा, कितना नुकसान होगा, मतलब ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल अप्रोच है दोस्तों, है ना। प्रूडेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली कॉन्ट्रास्टेड विद डिसीजंस बेस्ड प्योरली ऑन मोरल कंसिडरेशंस। तो कई बार जो प्रूडेंशियल डिसीजंस होते हैं, प्रैक्टिकल डिसीजंस होते हैं, वो कई बार मोरल डिसीजंस के अगेंस्ट में होते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा आप अच्छे से देखते हैं आगे इसको। प्रूडेंशियल, है ना, यहां पर आप देखिएगा ये जो प्रूडेंशियल बहुत अच्छे से बताया गया यहाँ पर। प्रूडेंशियल रीजंस स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पावर शेयरिंग क्या करेगा, बेटर आउटकम लेके आएगा। मोरल रीजन एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, प्रूडेंशियल से जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे से आएगा, आउटकम बहुत अच्छा बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ेगी गवर्नमेंट की। और जो मोरल रीजन है वो किसको हाईलाइट कर रहा है, वैल्यूज को, जो हमारे देश की गवर्नमेंट में ने पूरा सिस्टम में यहां पर मेंटेन किया हुआ है थ्रू दी पावर शेयरिंग, है ना। आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों, इसको आप अच्छे से समझिएगा, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल। मतलब जो मेजॉरिटी अत्याचार करता है माइनॉरिटी के ऊपर, तो सिर्फ ये माइनॉरिटी के लिए गलत नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये मेजॉरिटी को भी बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाता है। जैसे हमने श्रीलंका में देखा, तो 1956 श्रीलंका में वहां का जो मेजॉरिटी ग्रुप था सिन्हला, उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया माइनॉरिटी ग्रुप तमिल के ऊपर में बहुत ज्यादा। तो तमिल लोग 20 साल तक सहते रहे। लास्ट में उन्होंने अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाया लिट्टे, और पूरे देश में हो गया दोस्तों सिविल वॉर, जिसमें मेजॉरिटी ग्रुप से भी काफी लोगों की हत्याएं हुई थी, है ना। तो ये इस बात का प्रूफ है कि स्टार्टिंग में तो हो सकता है आपको मेजॉरिटी माइनॉरिटी करने में मजा आता हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पूरे देश के लिए और मेजॉरिटी के ग्रुप के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जैसे हमने श्रीलंका में देखा। यहां पर दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है खलील्स डायलेमा, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे काफी फनी स्टोरी है ये खलील्स डायलेमा, काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो यहां पर आप देखेंगे विक्रम बेताल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है दोस्तों बेताल साहब, और ये है विक्रम जो गाड़ी चला रहे हैं, है ना। तो विक्रम बेताल का आप स्टोरी हमेशा सुनते होंगे, तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी से देख लेते हैं। खलील्स डायलेमा यहां पर आप देखिएगा दोस्तों, तो ये जो खलील है ये लेबनान का एक नागरिक है, सिटीजन है, जो बेरेट रीजन में रहता है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो खलील है ये कहाँ रहता है दोस्तों, लेबनान रीजन में रहता है ना। ये देखिए लेबनान रीजन में रहता है, जो वहां का कैपिटल है बेसिकली, वहां पर वो रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेरेट कहते हैं। यहां पर आप पढ़ सकते हैं। इनके जो मम्मी और पापा हैं वो एक अलग अलग कम्युनिटी से आते थे। बेसिकली पापा जो थे वो एक क्रिश्चियन, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कम्युनिटी से आती थी, और मदर जो है वो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से आती थी। जैसे आप जानते हैं इस्लाम में भी सुन्नी और सिया करके कई सारे ग्रुप्स होते हैं, तो वो कौन से ग्रुप से आती थी, सुन्नी मुस्लिम्स करके आती थी। और इस लेबनान में कई ग्रुप्स थे, तो इन ग्रुप्स के बीच में वैसे तो अच्छा बनता था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनके बीच में काफी ज्यादा, इस जो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो गया दोस्तों, सिविल वॉर हो गया। कहां पर, लेबनान में, है ना, सिविल वॉर, जिसमें जो ये खलील है उनको अपने उनके अंकल जी की भी क्या हो जाती है, वहां पर डेथ हो जाती है ना। तो इस सिविल वॉर के बाद में, जैसे सिविल वॉर खत्म होता है लेबनान का, तो वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो आपस में बैठते हैं और एक अलग तरीके का सॉल्यूशन निकालते हैं दोस्तों वहां का। तो वहां का सॉल्यूशन क्या होता है,
कि जो पर्टिकुलर लेबनान में अब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर सभी एक अलग अलग कम्युनिटी से होगा। ऐसा जैसे भारत में होता है ना, भारत में ओपन इलेक्शन होता है, जिसको ज्यादा मेजोरिटी मिलेगी वो प्राइम मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर, वो एमएलए, वो एमपी बन जाता है। लेकिन यहां पर अब ऐसा नहीं होगा। यहां पर जो अब कंट्री का प्रेसिडेंट है वो एक कैथोलिक क्रिश्चियंस ही होगा, प्राइम मिनिस्टर जो है वो सुन्नी मुस्लिम ही होगा, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन ही होगा और स्पीकर जो है वो शियाज मुस्लिम ही होगा। तो इस तरीके से काफी एक अलग तरीके का वहां पर सॉल्यूशन निकल के आया, जो खलील को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्योंकि मान लीजिए खलील एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है और वो मान लो कि प्रेसिडेंट बनना चाहता है, तो उसको सिर्फ कैथोलिक क्रिश्चियन ग्रुप में है तभी वो प्रेसिडेंट बन सकता है। अगर मान लीजिए वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है तो वो पर्टिकुलर सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करेगा तभी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो खलील को ये जो पूरा सिस्टम है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि खलील खुद भी एक काफी पॉलिटिकल प्रेजेंस रखता था लेबनान में, तो उसको ये सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो डिमांड कर रहा था जैसे बाकी देशों में, जैसे भारत में होता है ओपन इलेक्शन, वैसा ही इलेक्शन लेबनान में भी होना चाहिए, है ना। तो ये खलील का डिमांड था। तो वैसी ही बात करते 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 ये जो विक्रम और बैताल है अपने एक स्टॉपेज में पहुंच जाते हैं और वहां पर बैताल जो विक्रम से पूछता है कि अगर मान लो विक्रम तुमको हम बना देते हैं लेबनान का लीडर और तुमको ये पावर दे देते हैं कि भाई तुम वहां के इस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हो, इस पावर अरेंजमेंट में शेयर कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, तो तुम क्या चेंजेस करोगे? क्या तुम जैसे वहां का पुराना सिस्टम चला आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर एक कम्युनिटी से, प्रेसिडेंट एक कम्युनिटी से, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एक कम्युनिटी से, स्पीकर एक कम्युनिटी से, ऐसा सिस्टम तुम फॉलो करना चाहोगे जैसे पहले चलता था? या फिर जैसे खलील यहां पर डिमांड कर रहा है कि भारत जैसा ओपन सिस्टम होना चाहिए जहां पर जिसको ज्यादा वोट मिले वो वहां का लीडर बन जाए, जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है वो प्राइम मिनिस्टर बने, यहां पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन ना हो, है ना। तो ऐसा तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई अलग एक सॉल्यूशन है ना। तो ये यहां पर डिमांड करते हैं, यहां पर आप पढ़ सकते हैं, है ना। वुड यू अडॉप्ट द रेगुलर रूल्स फॉलोड एवरीवेयर एज खलील सजेस्ट और स्टिक टू द ओल्ड रूल्स और डू समथिंग एल्स? ये बैताल पूछते हैं किससे? विक्रम से। और वो एक और कंडीशन रख देते हैं कि विक्रम ने अगर आंसर जानते हुए भी आंसर नहीं किया तो उसकी गाड़ी को वो स्टार्ट ही नहीं होने देगा और वो आगे नहीं जा पाएगा। तो बेचारा जो विक्रम है वो काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस चुका है। तो दोस्तों, क्या विक्रम यहां पर रिप्लाई करेगा, क्या उसका आंसर होगा, ये अगर आप यहां पर उसको थोड़ा सा मदद करके कमेंट सेक्शन में बता पाएं कि आप अगर विक्रम की जगह पे होते तो आप क्या सजेशन देते? ओल्ड रेजिमे वाला कि जो खलील डिमांड कर रहा था वो वाला, कि कुछ और अलग आप सॉल्यूशन करते? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। इसके बाद दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। खलील्स डायलेमा के बाद में जो नेक्स्ट है वो आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आता ही है एग्जामिनेशन में। पर्टिकुलर सेपरेट टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स में। तो बहुत अच्छे से इस पूरे टॉपिक को आप देखिएगा, समझिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सबसे पहला जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। क्या है दोस्तों? यहां पर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम लोग देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला क्या है? वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसी वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को हम बोलते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। सो फेडरल या फिर वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग दोनों एक ही चीज है। यहां पर आप देख सकते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हम लोग कर रहे हैं फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। म्युनिसिपैलिटी या फिर पंचायत को हम क्या कहते हैं? लोकल गवर्नमेंट कहते हैं दोस्तों, है ना। और इसको आप बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं सेकेंड चैप्टर में, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का आपका सेकंड चैप्टर है, दैट इज कंप्लीटली ऑन दिस फेडरलिज्म ओनली। सो व्हाट इज द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 10 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स? फेडरलिज्म, जो कि पूरे का पूरा इसी मॉडल पर आधारित है जिसको यहां पर आप देख सकते हैं। तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, लोकल गवर्नमेंट के बारे में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं किसमें? सेकंड चैप्टर में। वंस अगेन, द वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल टू स्टेट टू लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज फेडरलिज्म, है ना।
यहाँ पर दोस्तों एक इमेज दिया हुआ है आपके बुक में, जिसमें मिस्टर पुतिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो रशियन प्रेसिडेंट है। ये 2005 की बात है ना। और उसी समय ये पूरा न्यूज़ आया था पूरे इंटरनेशनल मार्केट में कि पुतिन साहब अपने पावर को काफ़ी बढ़ा रहे हैं और वहाँ के जो डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा सिटीजन्स के राइट्स को कम कर रहे हैं और अपने पावर को और ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। और उसी समय वहाँ अमेरिकन प्रेसिडेंट बुश साहब रशियन टूर पर गए हुए थे, रशियन विजिट पर थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जो हैं, पुतिन और बुश, जो रशियन प्रेसिडेंट हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ये डेमोक्रेसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और डेमोक्रेसी को कंट्रोल लीडर कैसे करता है? अपने पावर को, अपने कंट्रोल को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर। तो यही ये इमेज बता रहा है, जो गलत है, अगेंस्ट दी पावर शेयरिंग है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। यहां पर आज देखिए, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। अगर पावर शेयरिंग अच्छे से होता रशिया में, तो पुतिन साहब को इतने बड़े डिसीजन लेने के लिए और भी लोगों से, और भी इंस्टीट्यूशन से, और भी मेंबर से कंसल्ट करना पड़ता। अकेले इतना बड़ा डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा गलत होता है किसी भी देश के लिए। आज देखिए आप, यूक्रेन जो है वो पूरा बर्बाद हो चुका है ड्यू टू रशिया, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है यस। अब यहां पर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या है दोस्तों यहाँ पर? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मतलब कि पावर जो है वो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को हम क्या कहते हैं? डिफरेंट ऑर्गन्स है ये। ओके, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर यहां पर सिर्फ और सिर्फ कानून बना सकता है, एग्जीक्यूटिव उस कानून को इंप्लीमेंट करेगा, और जुडिशरी कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है, तो उसको सॉल्व करने का काम कौन करेगा? जुडिशरी करता है दोस्तों, है ना। अब यहां पर एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को ही हम लोग बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। क्या बोलते हैं दोस्तों? चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहते हैं इसी को, है ना, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। अब इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि मान लो कि जो लेजिस्लेचर एक ऐसा पावर बना रहा है जो अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है दोस्तों? अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऐसे पावर को कौन चेक कर सकता है? जुडिशरी चेक कर सकता है। और अगर चेक करने पर यह पता चलता है कि ये जो पावर है ये अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जुडिशरी इसको रिजेक्ट भी कर सकता है, इसको कैंसिल भी कर सकता है दोस्तों। ये पावर जुडिशरी का क्या कहलाता है? जुडिशियल रिव्यू। क्या कहलाता है दोस्तों? जुडिशियल रिव्यू कहलाता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूरा कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एज चेक एंड बैलेंस सिस्टम। आई होप कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम आपको समझ में आया होगा। 2 मिनट के लिए इमेजिन करिए, अगर जुडिशरी इनके द्वारा बनाए हुए लॉ को चेक करने का पावर उनके पास नहीं होता। किनके पास नहीं होता? जुडिशरी के पास नहीं होता। तो ऐसे में लेजिस्लेचर कोई भी कानून बना सकता था, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कानून भी बना सकता था, एंटी नेशनल कानून भी बना सकता था, और उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जुडिशरी चेक कर पा रही है, इसी वजह से पूरे सिस्टम में क्या आ पा रहा है? बैलेंस। कोई भी गलत कानून है उसको कौन रिजेक्ट कर सकता है? जुडिशरी रिजेक्ट कर सकता है दोस्तों। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिंगिंग बैलेंस इन दी पावर। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कोएलिशन गवर्नमेंट। क्या है दोस्तों? कोएलिशन गवर्नमेंट, है ना। अब यहां पर आप देखिएगा, देश में जो पावर है वो कभी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास होता है तो कभी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के पास होता है। जैसे भारत में 2014 तक कांग्रेस के पास था और 2014 के बाद से बीजेपी के पास है ना। तो कोएलिशन गवर्नमेंट में हम लोग बेसिकली जो पावर होता है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में शेयर करते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऐसा इलेक्शन हुआ जिसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में मेजोरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो 100 सीट है और जीतने के लिए आपको चाहिए 51 सीट, मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए चाहिए आपको 51 सीट, लेकिन किसी भी पार्टी के पास में वो 51 सीट नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे? 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी आपस में हाथ मिलाकर एक अपना ग्रुप बनाएंगे जिसको हम कहते हैं कोएलिशन, है ना। और जब वो प्रूफ कर लेंगे अपना मेजोरिटी और सरकार बनाएंगे तो इसी को हम कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। इसका मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहां पर पार्टी ए है जिसके पास है दोस्तों मान लेते हैं 41 सीट्स, है ना। पार्टी बी है जिसके पास मान लेते हैं दोस्तों है फॉर एग्जांपल 15 सीट्स, है ना। और पार्टी सी है, इनके पास में मान लेते हैं
34 सीट्स है। कितना है? 34। अब जोड़ लीजिए, 100 आ रहा है ना? यस, 41 + 5 इज इक्वल टू 46, 56, तो ये हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा ये? 44 सीट्स हो जाएगा, है ना? तो इस तरीके से 44 सीट्स। ओके, तो ये हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अब यहां पर आप देख सकते हैं टोटल अगर मान लेते हैं सीट्स है अपने पास में 100। कितना है टोटल सीट्स? 100 सीट है। तो आपको मेजोरिटी के लिए चाहिए, मेजोरिटी के लिए चाहिए आपको 1 सेकेंड ना, मेजोरिटी के लिए चाहिए आपको 51 सीट्स। कितना चाहिए? 51, क्योंकि आप जानते हैं कि मोर देन 50% यू नीड फॉर प्रूविंग द मेजोरिटी, है ना? तो यहां पर ये 51 किसी के पास नहीं है। दिस 51 जो यहां पर है ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? ये जो दो पार्टीज हैं ये आपस में क्या करेंगी फ्रेंड्स? फ्रेंडशिप करेंगी। और अगर ये दोनों मिल जाती हैं आपस में, ये दोनों भी मिल सकती थी, बी और सी भी मिल सकता था, लेकिन मान लेते हैं कि ए और बी मिल गया, तो अब इनके पास में कितना हो गया? 56 हो गया, जो 51 से ज्यादा है। और इस केस में डेफिनेटली अब ये क्या बना सकती हैं? गवर्नमेंट बना सकती हैं, और इसी को हम कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। ओके, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। क्या है यहां पर? पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, है ना? तो जैसे मैं बेल्जियम का आपको केस स्टडी बताया था, तो बेल्जियम में हमने डच और फ्रेंच के बारे में तो बात किया था, लेकिन जर्मन कम्युनिटी कहीं ना कहीं छूट जा रहा था। तो उन जर्मन कम्युनिटी को भी गवर्नमेंट में शामिल करने के लिए वहां एक नया सरकार बना, जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो एजुकेशन, कल्चर, लैंग्वेज से रिलेटेड बातें करती थी, है ना? यस। अब इसी तरीके से हमारे देश में भी एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिजर्वेशन, है ना? तो रिजर्वेशन में हम जो डिप्रेस्ड क्लास कम्युनिटीज होता है, जैसे SC ST OBC, उनको कुछ रिजर्वेशन देते हैं ताकि वो भी कहाँ आ सके? मेन स्ट्रीम में आ सके, वो भी गवर्नमेंट में अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सके दोस्तों, है ना? सो रिजर्वेशन इन इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यहां पर डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, है ना? अब देखिए, एक प्रेशर ग्रुप भी होता है, एक इंटरेस्ट ग्रुप भी होता है ना? तो दोनों ही लगभग सेम ही है। प्रेशर ग्रुप इज द पार्ट ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप, जो प्रेशर लगाती है सरकार के ऊपर। तो बेसिकली ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स है, इनका कोई मोटो नहीं होता कि इलेक्शन हमको लड़ना है, सरकार बनाना है ना, पावर में आना है, ऐसा इनका मोटो नहीं होता। इनके कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ग्रुप हो सकता है, जिसको हम लोग स्टूडेंट्स यूनियन बोलते हैं, लेबर यूनियन बोलते हैं, डॉक्टर्स का ग्रुप होता है, इंजीनियर्स का ग्रुप होता है, फार्मर्स का ग्रुप होता है। तो ये जो ग्रुप है ना, ये मिलकर सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते हैं ताकि सरकार इनके लिए बेहतर डिसीजन ले सके दोस्तों, है ना? तो समय समय पर आपने देखा होगा कि टीचर्स का ग्रुप है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं ताकि उनकी सैलरी बढ़ सके, है ना? तो इस तरीके से इंटरेस्ट ग्रुप भी हमारे देश में पावर शेयर करते हैं, प्रेशर बनाकर सरकार के ऊपर अपने फेवर में पॉलिसीज बनवाकर। ओके, सो इस तरीके से दोस्तों हमने ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग भी बहुत अच्छे से समझ लिया है, देख लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में, इस पार्ट में हमने समझा कि जो दो टाइप्स होते हैं पावर शेयरिंग के, प्रूडेंशियल एंड मोरल, इसमें क्या डिफरेंस होता है, और इसके साथ हमने ये भी समझा कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग ये क्या होता है, ये भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, जिसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग काफी इंपॉर्टेंट है, कोलिजन गवर्नमेंट और डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन सभी को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चंस के आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, और इसके साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। सो विद दिस नोट वी आर एंडिंग द क्लास। इफ यू लाइक्ड अवर वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। एंड सो यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने समझा
पावर शेयरिंग क्या होता है, बेल्जियम की स्टडी क्या था, श्रीलंका का केस स्टडी क्या था, और इसके साथ साथ हमने देखा प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, एज वेल एज वी हैव आल्सो सीन फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग को भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब है दोस्तों समय क्वेश्चन एंड आंसर का। सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर में पूछे गए बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आंसर को भी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले समझते हैं। इसमें दिया हुआ है पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, यहां पर देख सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दिस, है ना। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है भाई, तो मैंने अभी आपको बताया वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, कोएलिशन गवर्नमेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट है ना, सो इंटरेस्ट ग्रुप्स है। तो इन सभी चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझाना है एक्सप्लेन करते हुए, है ना। इसके बाद है स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जांपल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो प्रूडेंशियल और मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग को भी मैंने समझा दिया है आपको। इसका एक एक एग्जांपल हम भारत से दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रूडेंशियल की बात करें तो प्रूडेंशियल में जो रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है तो वो किसका एग्जांपल है, प्रूडेंशियल, जिसमें हमने सोशल ग्रुप्स के साथ में पावर को शेयर किया है। उसके साथ ही अगर आप मोरल की बात करें तो मोरल में जो डिसेंट्रलाइजेशन वाला टॉपिक है वो किस में आ जाएगा, आपका मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग में आ जाता है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहां पर 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और तीनों स्टेटमेंट में आपको बेसिकली पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सबसे अच्छा है ना। तो यहां पर अपन देखेंगे थॉमन यहां पर बोल रहे हैं कि पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन। तो ये बोल रहे हैं कि पावर शेयरिंग सिर्फ वहीं पर सही है जहां पर डाइवर्सिटी होती है, एथनिसिटी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कल्चर, बाकी चीजों के आधार पर। यहां पर सेकेंड है मथाई। तो मथाई यहां पर बोल रहे हैं कि पावर शेयरिंग सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिविजन्स। तो ये कह रही हैं कि पावर शेयरिंग सिर्फ बड़े देशों के लिए सही होता है जहां पर रीजनल डिविजन्स होते हैं। जबकि औसिफ बोल रहे हैं कि एवरी सोसाइटी नीड सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिविजन्स, है ना। तो औसिफ बोल रहे हैं कि चाहे वो देश बड़ा हो चाहे छोटा हो, डाइवर्सिटी हो चाहे ना हो, पावर शेयरिंग कंपलसरी है, होना ही चाहिए, है ना। तो ये तीनों में से आपको लगता है क्या सही होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे मुझे ये तीसरा वाला ज्यादा सही लग रहा है कि चाहे वो देश बड़ा हो चाहे छोटा हो, पावर शेयरिंग सभी जगह होना ही चाहिए दोस्तों, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक और क्वेश्चन है, द मेयर ऑफ मैस्टेम, अ टाउन नियर ब्रसेल्स इन बेल्जियम, हैज डिफेंडेड अ बैन ऑन स्पीकिंग फ्रेंच इन टाउन्स स्कूल. He said that the ban would help all non-Dutch speakers integrate in the Flemish town. Do you think that this measure is in keeping with the spirit of Belgium's power sharing arrangements? Give your reason in about 50 words, है ना। तो ये दोस्तों जो मेयर साहब का डिसीजन है कि फ्रेंच भाषा को बैन कर दिया जाए ताकि सभी नॉन फ्रेंच लोग, डच लोग एक साथ आकर मिल जाए फ्लेमिश रीजन में, वो बिल्कुल ही गलत है ना। क्योंकि ये बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन बंद कर दिया गया था। तो ये जो है ये बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, वहां के मॉडल ऑफ गवर्नेंस होता है उसके खिलाफ होगा। तो मेयर साहब का डिसीजन यहां पर बहुत ही ज्यादा गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए इस पूरे एरिया में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहां पर 5वां, यहां पर एक पैसेज दिया हुआ है जिसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है इसमें। We need to give, यहां पर दिया है, read the following passage and pick out any one of the prudential reason from following power sharing offered in this. तो इस पावर शेयरिंग वाले पैसेज से हमको एक प्रूडेंशियल रीजन ढूंढना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन है, वी नीड टू गिव मोर पावर टू द पंचायत्स टू रियलाइज द ड्रीम्स ऑफ महात्मा गांधी एंड द होप्स ऑफ द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो पंचायत को ज्यादा पावर देना चाहिए, गांधी जी का ऐसा ड्रीम था, ताकि लोगों को और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। इट रिस्टोर पावर टू द ओनली प्लेस वेयर पावर बिलोंग्स टू अ डेमोक्रेसी, है ना, इन दी हैंड्स ऑफ द पीपल। ये जो पावर है डायरेक्टली किसको दे रहा है, लोगों के हाथ में दे रहा है। गिविंग पावर टू पंचायत इज ऑल्सो अ वे टू रिड्यूस करप्शन एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, है ना।
पावर को शेयर करने से लोकल गवर्नमेंट के साथ में करप्शन भी कम होता है और एफिशिएंसी भी बढ़ती है। When people participate in the planning and implementation of developmental schemes, they would naturally exercise greater control over these schemes. This would eliminate the corrupt middleman. Thus, पंचायती राज will strengthen the foundations of our democracy. और इन सभी प्रोविजन से हमारे डेमोक्रेसी का जो फाउंडेशन है वो इम्प्रूव होगा। तो दोस्तों इसमें जो प्रूडेंशियल, जैसे मैंने आपको बताया था ना प्रूडेंशियल वाले में, कि जो एफिशिएंसी और आउटकम काफी ज्यादा बढ़ता है प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, अगर आप देखेंगे तो उसमें आप ये वाला पॉइंट जरूर नोटिस करेंगे। तो ये यहां पर आप देखिएगा लिखा हुआ है, यहां देखिए, पंचायत इज ऑल्सो अ वे टू रिड्यूस करप्शन एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। यहां पर जो है वो डेफिनेटली किसको शो कर रहा है, ये प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग को कर रहा है, क्योंकि इसमें एफिशिएंसी जो है वो बढ़ रही है बहुत ज्यादा। ये जो एफिशिएंसी है ये काफी बढ़ रही है। तो ये वाले पॉइंट को आप इंक्लूड कर सकते हैं प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग में। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स दिया हुआ है और इसमें हमको बेसिकली फाइंड करना है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट पावर शेयरिंग के फेवर में है। फेवर में नहीं वाले को आप स्किप कर दीजिएगा, है ना। तो यहां पर आप देखिए, रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट, है ना, यहां पर आप देखेंगे रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, डेफिनेटली ये कर रहा है ना। डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रीनेस, ये आपका कर रहा है, बिल्कुल, है ना। इसके बाद में देखिएगा डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये निगेटिव में चले जाता है, तो ये नहीं कर रहा है दोस्तों, है ना, इसको रॉन्ग कर दीजिए। अकोमोडेट डाइवर्सिटीज, तो डेफिनेटली डाइवर्सिटी को ये अकोमोडेट करता है। इंक्रीजेस इनस्टेबिलिटी एंड डिवाइसिवनेस, तो ये आपका निगेटिव में चले जाता है। प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, ये बिल्कुल हो रहा है। और अंडरमाइंस यूनिटी ऑफ द कंट्री, ये भी दोस्तों आपका निगेटिव में चले जाता है ना। तो इसलिए यहां पर जो है ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही होगा। ABDF, यहां पर आप देख सकते हैं ABDF, ये आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड यस। तो यहां इसको हम कर लेते हैं बहुत अच्छे से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड श्रीलंका, है ना। तो यहां पर देखना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, तो सिर्फ हमें करेक्ट वाले को ही देखना है। तो यहां पहला देखते हैं, इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग मेजोरिटी पीपल ट्राइड टू इम्पोज देयर डोमिनेंस ऑन द माइनॉरिटी स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं हुआ था बिल्कुल भी फ्रांस में, सॉरी बेल्जियम में, क्योंकि बेल्जियम में फ्रेंच एंड डच काफी अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो जाने के बाद में रह रहे थे, तो ये ए वाला तो नहीं ही होगा, है ना। बी देखते हैं, इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट साउथ टू इंश्योर द डोमिनेंस ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग मेजोरिटी। हाँ, यहां पर जरूर हुआ था कि सिन्हाला ने तमिल लोगों के ऊपर अपना डोमिनेंस किया था दोस्तों, है ना। उसके बाद सी है, द तमिल इन श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरल अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स। ये भी सही है कि तमिल लोगों ने ये डिमांड किया था कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए। उसके बाद देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट टू अ फेडरल वन प्रिवेंटेड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्रीज ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। ये भी सही है, क्योंकि पहले बेल्जियम में सिर्फ एक ही सरकार हुआ करती थी, फिर उन्होंने मल्टीपल गवर्नमेंट को फॉलो किया, जिसकी वजह से वहां जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, सिविल वॉर हो सकता था बेल्जियम में, वो वहां पर नहीं होता है। एक सोशल हार्मोनी, एक ब्रदरहुड प्रिवेल होता है पूरे देश में, क्योंकि उन्होंने अपने पावर को शेयर किया। तो ये भी बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है ना। सो बेसिकली दिस बी, सी एंड डी इज करेक्ट। ए को यहां पर हम नहीं कर सकते, तो बी, सी, डी किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है दोस्तों। सो दिस विल बी द करेक्ट वन, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, आपको ये मैच करना है। अब देखिए यहां पर पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में जो पावर है वो सभी का सेपरेट होता है कि लेजिस्लेचर जो है कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करेगा, और कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका जजमेंट कौन देगा, जुडिशरी देगा। तो सभी का पावर सेपरेट है। सो दिस विल कम अंडर द सेपरेशन ऑफ पावर। फर्स्ट वन विल कम अंडर द सेपरेशन ऑफ पावर दोस्तों, है ना। तो फर्स्ट का ये बी कर लीजिएगा आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहां पर इसको यहां पर बना ही देते हैं, पहले का हो गया आपका बी।
पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। तो डिफरेंट लेवल में जब पावर को शेयर करते हैं तो ये होता है फेडरल, दैट इज फ्रॉम वर्टिकल टू स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। तो ये किस में आ जाएगा दोस्तों, आपका फेडरल में आ जाएगा। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में कौन सा आ जाएगा, आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट वाला आ जाएगा, जिसमें हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट भी देखा था, हमारे देश का जो रिजर्वेशन पॉलिसी भी देखा था। उसके बाद है आपका पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये किस में आ जाएगा दोस्तों, कोएलिशन गवर्नमेंट में आ जाएगा, जिसमें हम पावर को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो पहले का हो जाएगा बी, दूसरे का हो जाएगा डी, है ना। तो पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का हो जाएगा ए और चौथे का हो जाएगा दोस्तों सी। तो इस तरीके से ये जो सी वाला ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है यहां पर Consider the following two statement on power sharing and select the answer using the codes given below। तो यहां पर दो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। The first one is power sharing is good for democracy and second one is it helps to reduce the possibility of conflict between social groups। तो यहां पर दोनों ही देखते हैं सही है कि नहीं है। पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड है इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसलिए ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं, है ना। सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो ये वाला सही होगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यस करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से आपके पूरे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों यहां पर ये कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको अभी टोटल 14 क्वेश्चंस बता रहा हूं जो पिछले 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू लेके चलते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में आता है। और आप जानते हैं कि इस साल का पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन थ्योरेटिकल होने वाला है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं 2022 से 23 वाले एग्जामिनेशन का, है ना। अब यहां पर आप देखेंगे why is power sharing desirable। तो पावर शेयरिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो दोस्तों पावर शेयरिंग इसलिए डिजायरेबल है क्योंकि पावर शेयरिंग करने से सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कम होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, परफॉर्मेंस बढ़ता है, नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी बढ़ती है ना। तो इस वजह से पावर शेयरिंग काफी ज्यादा डिजायरेबल है, लोगों का पार्टिसिपेशन भी काफी अच्छा हो जाता है ना। तो दैट इज व्हाई दिस पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्पेशली, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाउ इज कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड इन बेल्जियम। कम्युनिटी गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट दोस्तों तीनों ही जो कम्युनिटीज हैं बेल्जियम में, जैसे कि डच है, फ्रेंच है और जर्मन्स हैं, इन तीनों के द्वारा ही इलेक्ट होते हैं वहां की कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसको एजुकेशन, लैंग्वेज और कल्चर से रिलेटेड डिसीजन लेने का अधिकार होता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाई डिड अ सिविल वॉर स्टार्ट इन श्रीलंका। श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट क्यों हुआ। तो दोस्तों श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट इसलिए हुआ क्योंकि दोनों ही कम्युनिटीज सिंहला और तमिल एक दूसरे के खिलाफ हो चुके थे अगेंस्ट देयर मेजोरिटेरियनिज्म रूल, जिसमें सिंहला गवर्नमेंट पूरे के पूरे पॉलिसी सिर्फ मेजोरिटी कम्युनिटी के लिए बना रही थी और माइनॉरिटी कम्युनिटी जैसे तमिल को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था दोस्तों, जिसकी वजह से उनमें एक एलिनेशन आ जाता है, सेंस ऑफ सेपरेशन आ जाता है और वो आगे जाके सिविल वॉर कर देते हैं, है ना। यस, आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम एंड मेजोरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट इन श्रीलंका। तो दोनों में डिफरेंस क्या था कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग होता है और श्रीलंका का जो सिंहला गवर्नमेंट था वहां पर पावर शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सबसे बड़ा वहां का डिफरेंस था। ये सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर अगर मेरी तरफ से चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसका नाम है यहां पर प्रवीण एकेडमी SST NTSC। लिख देता हूं मैं यहां पर प्रवीण एकेडमी, है ना, एकेडमी SST and NTSC, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा
ग्रुप में जो डिस्क्रिप्शन वाले पोर्शन में, तो वहां से आप लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसको भी आप लिखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, प्रवीण एकेडमी SST एंड NTSC। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, अब यहां पर आप देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंका विटनेस द सुपरमेसी ऑफ विच कम्युनिटी। तो विच कम्युनिटी का सुपरमेसी था भैया? तो किनका था? सिन्हला ग्रुप का था, है ना। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और उनको आजादी कब मिलती है? 1948 में, है ना। व्हाट इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ श्रीलंका? अब ये तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि श्रीलंका का ऑफिशियल रिलीजन कौन सा हो चुका था दोस्तों, है ना। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ चुके हैं हम लोग, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, Do you think that the steps taken by Sri Lankan government to establish supremacy of Sinhalas were justified and long-lasting? Give your viewpoint, है ना। तो दोस्तों, जो सिन्हलास लोगों ने अपना मैजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी अपनाया था वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था और बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, क्योंकि उसमें माइनॉरिटीज के साथ में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, अत्याचार किया गया था, एक्सप्लॉयटेशन किया गया था। उनको ना तो जॉब, ना तो एजुकेशन, ना तो उनके रिलीजन, लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दिया गया था। इस वजह से उनमें एक सेंस ऑफ सेपरेशन आ चुका था, एलिनेशन आ चुका था, और बाद में उन्होंने लिटिव पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करके बहुत बड़े लेवल पे वायलेंस किया पूरे देश में। सिन्हलास एंड तमिल्स के बीच में सिविल वॉर हो जाता है दोस्तों, है ना। तो जाहिर बात में ये लॉन्ग लास्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, यस। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अ कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, है ना। अब दोस्तों यहां पर एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जो भी क्वेश्चंस का मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं दैट इज ओनली फॉर योर हेल्प पर्पस, है ना। आप जब इसको लिखेंगे तो अच्छे से सजा के डेकोरेट करके लिखेंगे। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, है ना, उनके आंसर से स्पेशली कैसे आप लिखें बोर्ड एग्जामिनेशन में, जिससे आपको और भी अच्छे से अच्छा मार्क्स मिल सके। तो ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप लिखेंगे बहुत अच्छे से, पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे और अपने नोटबुक में उसको मेंशन करेंगे, ताकि आप बाद में उसको क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें दोस्तों, है ना। यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यहां पर, शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अ कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये आप याद करिए, ये उस बच्चे ने भी पूछा था क्वेश्चन जब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, जो आया था ना स्टोरी के रूप में। तो ये क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में दोस्तों, है ना। तो कैसे पावरफुल और यूनाइट करेगा देश को पावर शेयरिंग अरेंजमेंट? तो भाई इसका भी सेम आंसर है। आंसर दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखेंगे कंटेंट सेम होते हैं, क्वेश्चन बस थोड़ा सा बदल जाता है। तो इसका भी आंसर कहीं ना कहीं वैसे ही होगा कि पावर शेयरिंग करने से सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स कम होता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है, परफॉर्मेंस बढ़ता है, लोगों के बीच में आपस में जो ट्रस्ट है वो भी इंप्रूव होता है, और इसके साथ साथ पूरे देश में लोगों का पार्टिसिपेशन इंप्रूव होता है। इस वजह से जो देश पावरफुल भी बनेगा और देश में यूनिटी भी ज्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को कंटेंट के साथ में लिख सकते हैं बहुत अच्छे से, है ना। इसके बाद आगे है, डिस्क्राइब एनी 3 मेजोरिटेरियनिज्म मेजर टेकन बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश सिन्हला सुपरमेसी। तो देखिए वो मेजोरिटेरियनिज्म वाला पॉलिसी जिसको मैंने 5 स्टार कहा था, ये बहुत बार आया हुआ है एग्जामिनेशन में, है ना। इसी को एक तरीके से और पूछा जाता है, डिस्क्राइब एनी 3 प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विच वॉज पास्ड इन श्रीलंका इन 1956 टू एस्टैब्लिश सिन्हला सुपरमेसी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता है, जो कि ऑब्वियसली कौन सा होगा, सिन्हला लैंग्वेज होगा। एक ही रिलीजन को प्रमोट और सपोर्ट किया जाता है, जो बुद्धिज्म था। जो यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट जॉब था उसमें सिर्फ और सिर्फ सिन्हला लोगों को प्रेफरेंस दिया गया दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से वहां पर काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी के तहत, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन दी 3 ways by which Belgium has accommodated the existing regional differences and cultural diversities। तो ये देखिए बेल्जियम वाला टॉपिक को भी मैंने 5 स्टार दिया था, अगर आपने उस समय ध्यान दिया होगा। तो इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन, जिसमें उन्होंने सभी कम्युनिटीज को अकोमोडेट कर लिया अपने देश बेल्जियम में। 4 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किया था फ्रॉम 1970 टू 1993। उन चारों ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को आपको बताना पड़ेगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स की संख्या इक्वल थी,
कैपिटल गवर्नमेंट में जो ब्राजील का गवर्नमेंट था वहां भी डच एंड फ्रेंच कम्युनिटीज का संख्या इक्वल होगा, है ना। और इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर मिला सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के पास अब खुद का पावर है, खुद का फंक्शन है, तो स्टेट गवर्नमेंट अब सब ऑर्डिनेट नहीं रहेगी किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, है ना, क्योंकि उनके पास में अब खुद का पावर आ चुका है। और चौथा, सभी कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए, स्पेशली जर्मन को भी इंक्लूड करने के लिए, जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी को भी इंक्लूड करने के लिए एक नया गवर्नमेंट बनाया गया जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि आया था बेल्जियम में, काफी सक्सेसफुल भी रहा, जो कि लैंग्वेज, कल्चर, एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजन ले सकता था। तो ये जो 4 अमेंडमेंट हुए हैं इन्हीं को आपको यहां पर मेंशन करना है। यहां पर इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछा जाता है, दैट इज हाईलाइट द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन बेल्जियम। और इसी को एक तरीके से और पूछा जाता है, दैट इज एक्सप्लेन हाउ बेल्जियम वाज एबल टू सॉल्व हर एथनिक प्रॉब्लम्स, है ना। तो देख सकते हैं कितने टाइप से ये क्वेश्चन आता है और बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है यहां पर दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्या क्या इसमें क्वेश्चंस हैं। पहला है, कंपेयर द सिचुएशंस ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका कंसिडरिंग देयर लोकेशन, साइज एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स। तो इसमें बेसिकली आपको डिफरेंस लिखना है बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका। जैसे कि मैं लोकेशन की बात करूं तो बेल्जियम यूरोप में आता है और श्रीलंका एशिया में आता है, इंडिया के साउथ में लोकेटेड है ना। दूसरा, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो बेल्जियम का पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ के आसपास है, श्रीलंका का पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ के आसपास है। अगर इसके अलावा हम वहां पर कल्चर की बात करें, इथनिक डाइवर्सिटी की बात करें, तो बेल्जियम में बेसिकली 3 कम्युनिटीज रहती हैं, फ्रेंच है, डच है, जर्मन्स हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन के साथ में। और उसी के अलावा अगर श्रीलंका की बात करें तो वहां भी डिफरेंट कम्युनिटीज है, जैसे कि सिन्हलाज हैं, तमिल्स हैं, है ना, क्रिश्चियंस हैं। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो दोस्तों। बढ़िया से 2 कॉलम बना के अच्छे से सुंदर हैंड राइटिंग के साथ में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। What is the idea of power sharing emerge? How is the idea of power sharing emerge? Explain different forms that have common arrangements of power sharing, है ना। तो पावर शेयरिंग का आइडिया कैसे है? अगेंस्ट दी वन रूल, वन बॉडी रूल के अगेंस्ट में हमने पावर शेयरिंग को दिया था। क्योंकि जब हम मोनार्की सिस्टम को देखते हैं जिसमें राजा अकेले सभी पावर को होल्ड करता है, तो उसमें कई बार सिटीजन्स के खिलाफ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा, हमने रशियन रिवॉल्यूशन में देखा, राजा अपने पावर का गलत तरीके से यूज कर रहा था। इसी वजह से हमने पावर शेयरिंग को लेके आए ताकि एक बॉडी के पास में, एक पर्सन के पास में सभी पावर ना हो, है ना। और इसके फॉर्म्स क्या क्या थे तो मैंने आपको बताया था, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, कोएलिशन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। इसके अलावा डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में पावर शेयर करते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स भी है साथ में, है ना। तो इस तरीके से इसको आप बहुत अच्छे से एलैबोरेट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। आगे देखते हैं, ब्रिंग आउट एनी 2 शार्प कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंकन डेमोक्रेसीज, है ना। तो ये 2 शार्प कॉन्ट्रास्ट आप क्या कर सकते हैं, पावर शेयरिंग एक देश में हुआ और पावर शेयरिंग एक देश में नहीं हुआ। तो पावर शेयरिंग हुआ तो कैसे हुआ, तो वो अकोमोडेशन वाला थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पावर शेयरिंग नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ, तो आप थोड़ा मेजोरिटेरियनिज्म वाला एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। इसी को एक तरीके से और बोला गया है, हाउ हैव बेल्जियम एंड श्रीलंका डील्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। तो भाई बेल्जियम में अकोमोडेशन थ्योरी अपनाया गया और श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी अपनाया गया। श्रीलंका ने अकोमोडेट किया सभी को, इसलिए वहां पर पीस और हार्मोनी है पावर शेयरिंग के माध्यम से। जबकि श्रीलंका में पावर शेयरिंग बिल्कुल नहीं हुआ, मेजोरिटी ने सभी चीजों को एंजॉय किया, इसीलिए श्रीलंका में आया सिविल वॉर, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 14 नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन 2 रीजंस एज टू व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो इसमें जो प्रूडेंशियल और मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग है ये आपको बहुत अच्छे से दोस्तों समझाना है ना। तो इस तरीके से यहां पर हमने सभी क्वेश्चंस को बहुत जबरदस्त तरीके से देख लिया है और मैं फिर से यहां पर रिपीट करना चाहूंगा कि ये सभी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है और अगर इसके आपको कंप्लीट आंसर चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है प्रवीण एकेडमी SST एंड NTSC इसको सब्सक्राइब कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। और जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं ये सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आपको प्रोवाइड करेंगे दोस्तों उसमें, है ना। तो इस तरीके से, और हाँ एक चीज और यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगा, इसका जो आपको नोट्स देखने को मिलेगा, ये जो नोट्स है ये भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको
आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में हमने जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे हैं उसमें आप वहां पर रिप्लाई कर सकते हैं, अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहेंगे। सो इफ यू हैव नॉट लाइक्ड अवर वीडियो देन प्लीज लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।